आज की क्लास की शुरुआत मैं एक लाइन से करना चाहूंगा, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिला ये भी सही वो भी सही। इन्हीं लाइनों के साथ मैं आशुतोष पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के वन शॉट लेक्चर के अंदर। आज की क्लास में मैं पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको समझा दूंगा और ये पूरा लेक्चर देखने के बाद आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मास्टर बन जाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए बिना किसी डिले के साथ शुरुआत करते हैं उसी मोटिवेशन के साथ, उसी जोश के साथ आज की इस खूबसूरत सी क्लास का। आइए समझते हैं कि आखिरकार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब क्या होता है। इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में ही बात करनी है, तो सबसे पहले उसकी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो देखो, केमिस्ट्री के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। कॉम्प्लेक्स ऐसा क्यों, मैं आपको समझाता हूं। इसको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि यार देखने में बड़े अजीब होते हैं, ये कुछ कॉम्प्लेक्स से होते हैं, इसी वजह से इसको हम लोग नाम दे देते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, K3FeCN6। भाई साहब देखने में कितने खतरनाक लग रहे हैं, बहुत खतरनाक लग रहे हैं, इसी वजह से इसको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब देखो यार, इस चैप्टर को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो मेरी एक बात मान लो, एज अ बड़े भैया, एज अ टीचर, एक बात अगर तुम समझ गए तो पूरा चैप्टर तुम्हारे कब्जे के अंदर आ जाएगा। क्या समझना है सर? सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना है, कुछ टर्म्स को समझने हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या मैं इसको बोल देता हूं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है भाई। अब इसमें हमें कुछ बेसिक टर्म्स को समझने होता है। यार ये बड़ा दिक्कत दे रहा है, इसको मैं सही करता हूं। हाँ आओ, क्या क्या टर्म समझने हैं। सबसे पहले आपको यह समझना है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना, ये इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो पहले इसका नाम अपने कॉपी में लिख लो बेटा, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या ये सब सीखना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। इसको बिना सीखे वो जो चैप्टर में आपकी ग्रैस्प आएगी ना, वो नहीं आ पाएगी। इसको सीखते हुए चलना है बेटा। आगे बढ़ते हैं। सर कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जो चीज होती है, जैसे यहां पे FeCN6, इसमें से बेटा कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर एक चीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं मेटल, और कई लोग इसको मेटल आयन भी बोलते हैं, ठीक है। मेटल आयन भी हो सकता है। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर क्या होता है? मेटल होते हैं। और मेटल के अलावा क्या होता है बेटा? मेटल के अलावा होते हैं लिगेंड। क्या होते हैं? लिगेंड। अभी समझा दूंगा, पर अभी इतनी बात याद रखो कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर दो चीज होती है। एक क्या होता है भाई? इट कंटेन टू थिंग्स। इट कंटेन टू थिंग्स, दो चीजों को रखता है अपने अंदर। पहला कौन सा भैया? पहला है भाई मेटल। हाँ सर जी ठीक है। दूसरा है लीजेंड। सर जी हम भी अपने टाइम के लीजेंड हैं। तुम लीजेंड हो बेटा, ये लीगेंड है, दोनों में अंतर है। अभी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे क्या होता है लीगेंड। तो मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेशन, जिसे हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं, उसके अंदर दो चीज होगी, एक होगा मेटल, एक होगा लीगेंड। और बेटा कई बार ना तुम्हें स्क्वायर ब्रैकेट के या तो इस तरफ या तो इस तरफ कुछ मेटल और दिखेंगे, इन्हें हम लोग कहते हैं काउंटर आयन। मतलब कुछ चीजें और दिखेंगी, मे भी मेटल हो मे भी ना हो, उसे हम लोग कहते हैं काउंटर आयन। तो इसके बाहर यहां इस तरफ या इस तरफ जो लिखा होगा उसे हम लोग कहते हैं काउंटर आयन। हाँ, इनकाउंटर का नाम सुने हो? तो वैसे भी आयन्स जो इस पे होते हैं उसको काउंटर करने का काम करते हैं। आगे बढ़ाऊंगा इसी वजह से। जैसे यहाँ पे K3 जो है, इसको हम लोग कहते हैं काउंटर आयन। हाँ सही बता रहे हैं। तो ऐसे हमें समझना है, चीजों को समझते हुए चलना है बेटा। अब जैसे मान लो मैं आपसे एक और कंपाउंड का जिक्र करूं। जिक्र मतलब समझते हो? हाँ सर हम भी किसी का जिक्र करते हैं। तो बेटा ऐसे हम भी किसी चीज का जिक्र करना चाहते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं CONH3 का होल ट्वाइस Cl और Cl। बेटा कितना अजीब लग रहा है तुम्हें देखने में। इट इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग कहेंगे सर कोऑर्डिनेशन एंटिटी। हाँ सर ये तो समझ में आ गया सर, ये तो हो जाएगा कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कौन हो जाएगा सर? ये और ये हो गया कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अच्छा सर ये क्या है? कोबाल्ट। कोबाल्ट होगा सर मेटल, क्योंकि हमें पता है सर कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर होता है मेटल, या मेटल आयन बोल दो। और सर इसके बाद जो होगा, ये तो हो गया मेटल,
और ये क्या हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और इसके अंदर क्या होता है, मेटल, और क्या होता है बेटा, लिगेंड। तो सर कोबाल्ट तो मेटल हो गया, अब ये जो NH2 है ये भी क्या है, लिगेंड है, इट इज ऑल्सो लिगेंड। और बेटा ये जो Cl है ना ये भी लिगेंड है, यानी यहाँ पे दो लिगेंड है, एक तो NH3 भी लिगेंड है और एक Cl भी लिगेंड है। मतलब सर इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक मेटल होगा, उसके अलावा जो होंगे वो क्या होंगे, लिगेंड होंगे। जैसे NH3 भी एक लिगेंड है और Cl भी एक लिगेंड है, दो लिगेंड है। अच्छा सर, और इसके जो बाहर लिखा होगा उसे क्या बोलेंगे, या तो इस तरफ या तो इस तरफ, इसको हम लोग कहेंगे काउंटर आयन। क्या बोलेंगे बेटा, काउंटर आयन। अब अगर इतनी बात तुम समझ गए हो तो भाई साहब ये समझ लो कि चैप्टर में तुम्हारी पकड़ मजबूत हो गई है, वो जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है ना वो मजबूत हो गई है। अब देखना तुम जलवा, अब मैं तुम्हें जो सिखाऊंगा बेटा वो तुम याद रखोगे। अब सवाल उठता है कि सर ये कॉम्प्लेक्स बनते कैसे हैं, ये जो आपने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाया है या जिसे आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हो, ये बनता कैसे, इसकी पूरी कहानी को सुनो। और ये जब कहानी सुनोगे ना तुम्हारी अंतरात्मा तृप्त हो जाएगी बेटा। हाँ ऐसा भी होता है, बिल्कुल। देखो भाई ध्यान से देखो होता क्या है, जब भी कभी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनता है बेटा तो हमारे पास एक चीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं मेटल आयन। है सर, आयन के बारे में तो हमने सुना है, अभी मेटल है तो कोई पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे बात कर लेते हैं Fe3+ की, मान लो इसके पास 3 पॉजिटिव चार्ज है। अब होगा क्या, ये जो मेटल आयन है ये इलेक्ट्रॉन का भूखा है। हाँ, तो ये जो होता है मेटल आयन जो होता है ये इलेक्ट्रॉन का इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। डेफिशिएंसी मतलब समझते हो, कमी होती है, चाहत होती है, ये चाहता है कि इलेक्ट्रॉन इसको आके मिले, डेफिशिएंसी होती है। तो जानते हो जब ये बात पता लगती है पड़ोसी को, जैसे मान लो तुम्हारे पास पैसा नहीं है और तुम्हारे किसी शुभ चिंतक को पता लग जाए कि तुम्हारे जीवन में दिक्कत चल रही है, अगर वो भला आदमी होगा तो तुम्हारी मदद करेगा, है ना। और बेटा मेटल आयन की बहुत ही परम मित्र जो होते हैं वो होते हैं लिगेंड। इनको हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड। तो जब ये बात लिगेंड को पता लगती है कि भाई मेटल आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये जो लिगेंड होता है ये अप्रोच करता है किसको, मेटल आयन को। ये क्या करता है, अप्रोच करता है। और अप्रोच कैसे करता है, देखो भाई जो लिगेंड होते हैं ना इनके पास ये होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच। लिगेंड की एक पहचान होती है भी आपकी आगे मैं आपको बताऊंगा, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच। और ये क्या करते हैं, ये मेटल आयन को अप्रोच करते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं, और इस वजह से इनके बीच में एक रिश्ता बनता है, एक रिलेशनशिप बनता है, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। अब मैं आपको इसको एक कहानी से सुनाता हूं। जैसे मान लो Fe3+ था, हाँ सर था। अब एक मान लो लिगेंड आया जिसका नाम है Cn-। बेटा किसी के ऊपर माइनस चार्ज है ना, तो इस माइनस का मतलब होता है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। कभी भी जीवन में माइनस चार्ज दिखे इसका मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, या आप ये समझ लो कि एक लोन पेयर है, एक LP है। LP तो समझते हो, लोन पेयर, और ज्यादा मत सोचना। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी के पास नेगेटिव चार्ज है मतलब सर 2 इलेक्ट्रॉन, या इसको बोल देता हूं एक लोन पेयर है। हाँ सर, मतलब सर ये लिगेंड है। तभी भाई जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन होगा, चाहे नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो, कुछ भी हो, जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन रिच है उसे बोलेंगे लिगेंड। अभी जो लिगेंड है ये कहता है भाई मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और देखो एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। ये क्या कर देता है, ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन मेटल आयन को दे देता है। और बेटा जब कोई दोनों इलेक्ट्रॉन खुद ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन देकर के जब कोई बॉन्ड बनाता है तो उससे एक बॉन्ड बनता है जिसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ये बना लेता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। भैया इसमें इसका कोई इसके ये तो इलेक्ट्रॉन का भूखा था, इसने ही अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे करके बॉन्ड बना दिया। और ये एरो जो है ये डायरेक्शन बता रही है भाई कि लिगेंड ने मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन दिया और इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे लिगेंड ने मेटल आयन को क्या दिया, अपना इलेक्ट्रॉन देकर के एक बॉन्ड बना दिया, और ये बॉन्ड कैसा था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी वजह से बेटा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। अब कुछ बात को समझो, ये तो भाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, मेटल आयन। और बेटा अकॉर्डिंग टू लुईस, जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, वो बिहेव करता है लुईस एसिड के तरीके से। लुईस एसिड कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तुम देखो मेटल आयन इलेक्ट्रॉन का भूखा है ना, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इस वजह से इसको बोल देते हैं लुईस एसिड। अकॉर्डिंग टू लुईस
जो लिगेंड होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इसी वजह से इनको बोल देते हैं लुईस बेस। तो कोई पूछे लुईस बेस क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर। और इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन कर रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है लिगेंड, इस वजह से लिगेंड को बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन का डोनर है भाई। क्या ये इलेक्ट्रॉन का डोनर है। अब बेटा यही कहानी होती है और इसी से कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, मान लो कोबाल्ट है, इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा और इसको एक एग्जांपल बहुत सिंपल सा लेते हैं, आयरन है, आयरन था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था बेटा, इसे कई सारे Cn के लिगेंड आए, अप्रोच किए, सब ने इलेक्ट्रॉन देकर के बॉन्ड बनाया और बेटा इसी वजह से तुम देखो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं। कई बार ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं भाई साहब, Fe को बहुत सारे Cn एटम क्या कर देते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं और इससे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। ये सब हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे, पर फिलहाल आपको समझ में आया कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड जो होते हैं वो मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन देते हैं, है ना, और इसी से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। आइए भाई इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज अ कंपाउंड इन विच अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज बाउंडेड टू अ सराउंडिंग मॉलिक्यूल और आयंस कॉल्ड लिगेंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये मैंने आपको समझा दिया कि भाई साहब सेंट्रल मेटल आयन जो होते हैं, सेंट्रल मेटल आयन जो होते हैं वो चारों तरफ लिगेंड से घिरे होते हैं, लिगेंड उन्हें अपना इलेक्ट्रॉन दे करके बॉन्ड बनाते हैं और इसी से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। और ये जो लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं मेटल आयन को, इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हेल्प से ये कॉम्प्लेक्स बनता है, जैसे कि CuNH3 का होल 4SO4। अब बेटा इसमें Cu क्या है, मेटल आयन है, मेटल एटम है, ठीक है, मेटल आयन है। NH3 क्या है बेटा, ये लिगेंड है। तो कहीं ना कहीं कॉपर को NH3, बहुत सारे NH3, कितने NH3 देखो भाई, 4 NH3 क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तब जा करके ये क्या बन रहा है, CuNH3 का होल 4, ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ये कॉम्प्लेक्स कैसे बन रहा है, जब NH3 के बहुत ढेर सारे, है ना, ये क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हेल्प से दे रहे हैं, तब ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है। अब ये सब बातें हम लोग आगे करेंगे। और ये जो SO4 है बेटा, ये क्या है, ये है काउंटर आयन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो सर हमारे कोऑर्डिनेशन, ये जो हमारा है, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जितनी भी चीजें लिखी गई हैं, इसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अब ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, कई तरीके के हो सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम लोग कहते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। जैसे आप देख सकते हो यहां पे ये है जो है, इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से इसको बोल दिया कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ऐसे हो सकते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स। देखो यहां पे देखो, इसके पास 4- है, इस वजह से इसको हमने क्या बोल दिया, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। और अगर कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल है, तो उसको हम लोग कहेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। आइए समझते हैं लिगेंड को, कि लिगेंड क्या होते हैं भाई। देखो लिगेंड का सिंपल सा काम होता है इलेक्ट्रॉन को देना। इनके पास जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दोनों दे देते हैं किसको, सेंट्रल मेटल को या आयन को, ताकि एक इन दोनों के बीच में रिश्ता बन जाए। किसके किसके बीच में, मेटल आयन के बीच में और लिगेंड के बीच में। तो लिगेंड अपना दोनों इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे करके सेंट्रल मेटल एटम से रिश्ता बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिससे कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो सके। तो लिगेंड का काम क्या होता है, सिंपली इलेक्ट्रॉन को देना। हाँ ठीक है भाई। तो ligands are ions or molecule that attach to central metal atom or ions by donating a pair of electron to form coordination complex। अब एक चीज होती है जिसे बोलते हैं डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। देखो जो लिगेंड होते हैं वो हो सकता है कि उसके अंदर एक ही एटम इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, तो उसे बोलेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड। एक लिगेंड के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि दो एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, उसे बोलते हैं बाइडेंटेट। तो आइए मैं इसको समझाता हूं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। क्या पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। बहुत जरूरी चीज है भाई, इसको बहुत ध्यान से समझने का, भूलने का नहीं। बहुत दिल लगा के पढ़ा रहा हूं, दिल लगा के समझना, दिल यहां लगाओ बेटा। तो डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड की बात करें तो एक होता है मोनोडेंटेट लिगेंड। सर ये मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होता है, ऐसे लिगेंड होते हैं जिनके अंदर केवल एक ही एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। जैसे मान लो Cl-, ये अकेला है ना, ठीक है। जैसे मान लो NH3,
अब ये NH3 लिगेंड है, पर इसमें जो इलेक्ट्रॉन है केवल नाइट्रोजन ही के पास है, नाइट्रोजन के पास ही तो लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन ही तो इलेक्ट्रॉन को देगा भाई, यही तो देगा। ऐसे क्लोरीन है, क्लोरीन के पास ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन ही इलेक्ट्रॉन को देगा, है ना। जैसे H2O है, H2O में केवल किसके पास इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास ही लोन पेयर है, मतलब यही इलेक्ट्रॉन रिच है, तो यही अपने इलेक्ट्रॉन को देगा। तो इसमें भी एक ही एटम इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, इसमें भी एक ही एटम दे सकता है, Cl माइनस में यही दे सकता है, Br माइनस में यही दे सकता है। तो ये सब क्या है बेटा, ये सब मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, ऐसे लिगेंड जिसके अंदर वन डोनर एटम हो, एक ही डोनर एटम है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलोगे मोनोडेंटेट। फॉर एग्जाम्पल की कमी नहीं है बेटा, NH3 लिख लो, Cl माइनस लिख लो, आपको मन करे H2O लिख लो, ठीक है। इन सब में एक ही एटम जो है इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं, इस वजह से इसको बोलते हैं मोनोडेंटेट। एक होते हैं आपके बाइडेंटेट। बाई मतलब क्या होता है बेटा, बाई मतलब होता है दो, ठीक है, बाई मतलब क्या होता है दो, और मोनो मतलब क्या होता है सिंगल, जैसे कि तुम हो, तो जिसमें सिंगल एटम दे मोनोडेंटेट, जिसमें दो दो एटम दे मतलब यहाँ पे टू डोनर एटम होंगे। ऐसा लिगेंड जिसके अंदर दो दो डोनर एटम होते हैं उसे बोलते हैं क्या, बाइडेंटेट। इसका एग्जांपल दूं क्या, इसके एग्जांपल बड़े अच्छे अच्छे हैं बेटा। जैसे सबसे पहले एक एग्जांपल है, इसको कहते हैं ईयन, इसको ईयन से बोला जाता है, इथेन 1,2 डाइएमाइन, इथेन 1,2 डाइएमाइन। भाई इसमें क्या होता है, स्पेलिंग देख लेना यार, है स्पेलिंग में मत जाना, इथेन 1,2 डाइएमाइन। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये कुछ ऐसे होता है, CH2 NH2। देखो इसके पास दो दो NH2 होते हैं, ये होता है ईयन, इसको दिखाते हैं ईयन से। ईयन मतलब इथेन 1,2 डाइएमाइन, लर्न करके रखना। ईयन का मतलब क्या होता है, इथेन 1,2 डाइएमाइन। अब देखो ये जो पूरा लिगेंड है, इसके अंदर ये इस वाले नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है और इस वाले नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। तो ये अगर किसी एटम को, जैसे मान लो Fe है, अगर ये Fe को इलेक्ट्रॉन देंगे तो बेटा ये वाला भी दे सकता है और ये वाला भी दे सकता है, ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं। और बेटा अगर ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं तो देखो एक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं आपको पूरी कहानी एक बार फिर से बताता हूं। देखो जो बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं इनकी एक पहचान होती है। क्या पहचान होती है भाई, कि इनके पास दो दो डोनर एटम होते हैं। जैसे ये है ईयन, इथेन 1,2 डाइएमाइन, इथेन 1,2 डाइएमाइन। अब मान लो किसी मेटल एटम को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, तो ये वाला भी दे सकता है, तो ये भी दे दिया। ये वाले नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, ये भी दे दिया। तुम देख रहे हो एक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग। इसी वजह से जब कभी भी बेटा लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे और उससे एक रिंग का फॉर्मेशन होता है, उस कंपाउंड को बोल देते हैं चिलेट कंपाउंड, है ना। तो एक चिलेट रिंग बन रही है कि नहीं बन रही है, ये कब बनेगी, ये तभी बनती है बेटा जब कोई बाइडेंटेट, मतलब जिसके पास दो डोनर एटम है, दोनों साइड से देता है, और जब ये दोनों साइड से देता है तो एक रिंग बन जाती है, और रिंग बन जाती है तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं चिलेटिंग कंपाउंड। क्या बोलते हैं, चिलेटिंग कंपाउंड। तो चिलेटिंग कंपाउंड कौन बनाता है, बाइडेंटेट वाले। जब सिंगल डोनर एटम होंगे तब कहां रिंग बनेगा यार, कभी नहीं बन सकता है, दो कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो बाइडेंटेट होता है। और एक होता है पॉलीडेंटेट। एक क्या होते हैं बेटा, पॉली मतलब बहुत सारे। जब एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं तो उसे कहते हैं पॉलीडेंटेट। अभी आप इसका नाम लर्न करना, बड़ा ही फेमस है, EDTA, ठीक है। अभी इसको मैं समझाऊंगा, अभी नाम लर्न कर लो, EDTA। ये बेटा पॉलीडेंटेट होता है, इसके पास एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं। अब बेटा बाइडेंटेट के अंदर ही एक तो आपने एन जान लिया, इथेन 1,2 डाइएमाइन। एक एग्जांपल आप बेटा और लर्न कर लो, तुम्हारा नाम बन जाएगा, तुम्हारा काम बन जाएगा। बाइडेंटेट में एक एग्जांपल और लर्न कर लो बेटा, ये आपके बहुत काम आएगा। बाइडेंटेट लिगेंड के, जिसे बोलते हैं ऑक्सिलेटो। इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है ऑक्सिलेटो। ऑक्सिलेटो को बोलते हैं एन, क्या बोल देते हैं, सॉरी इसको बोलते हैं OX। ऑक्सिलेटो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, OX, ठीक है। तो एक होता है ऑक्सिलेटो। ऑक्सिलेटो क्या होता है, ये भी बाइडेंटेट लिगेंड होता है। कैसे होता है मैं आपको समझाता हूं। ये कुछ इस तरीके से होता है, CO-, इसे बोलते हैं ऑक्सिलेटो, ठीक है। ऑक्सिलिक एसिड होता है ना, उसमें से ऑक्सिलिक एसिड ही होता है। अब आप एक काम करो, इधर से दोनों H हटा दो तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसे बोलते हैं ऑक्सिलेटो आयन, ठीक है। अब ये जो ऑक्सिलेटो होता है उसको OX से दिखाते हैं। तुम देखो इस वाले ऑक्सीजन के पास भी क्या है, नेगेटिव है,
मतलब इसके पास भी ये भी इलेक्ट्रॉन को दे सकता है और ये भी इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, ठीक है। तो ये इसके पास दो दो डोनर एटम है, तो ये क्या होता है, बाइडेंटेट होता है, ठीक है, ये बात याद रखना। ऐसे एक और याद कर सकते हो जिसको बोलते हैं ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, ठीक है, GLY से इसको दिखाते हैं, ये भी बाइडेंटेट लिगेंड होता है, एनसीईआरटी के अंदर गिवन है भाई। अगर इसको याद कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है बेटा। इसमें क्या होता है, इसमें होता है CH2, यहां पे लगा होता है आपका एक NH2, ठीक है, और यहां पे लगा होता है आपका CO-। तो देखो यहां से नाइट्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन को दे सकता है ना, जैसे मान लो आयरन है, इसको दे रहा है, और ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। अगेन बेटा तुम देखो रिंग बन रही है। ऐसे ये भी अगर अपने इलेक्ट्रॉन को देगा तो तब भी रिंग बनेगी। तो जब भी कोई बाइडेंटेट लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हेल्प से, तो एक रिंग तो बनती ही है। तो देखो यहां पे भी दो दो एटम ने इस पूरे कंपाउंड के अंदर, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लाइसिन, है ना, इसमें क्या हुआ बेटा, इसमें देखो दो डोनर एटम है, एक CO-, एक NH2। तो बाइडेंटेट के एग्जांपल याद रखना भाई। बाइडेंटेट के एग्जांपल कितने याद रखने हैं, एक तो ऑक्सीलेटो याद कर लो, और एक EN याद कर लो, इथाइलिन 1,2 डायमीन, है ना, और एक ग्लाइसिन याद कर लो, यही आपके काम का है, ठीक है। सिंबल यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स, इसको OX2- बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीलेटो को OX2- क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो बेटा ये ऐसा होता है ना, ओवरऑल इसके ऊपर 2 नेगेटिव होता है ना, तो ये ऑक्सीलेट है, इसको 2- लिख देते हैं, क्लियर है। अब एक होता है इथेन 1,2 डायमीन, ये तो आपको मैंने बता दिया, इसका सिंबल EN होता है। आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजों को पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड के बारे में। ये भी मैंने आपको बता दिया है कि जिसके पास एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं। अब एक होता है एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होता है भाई, ये करोड़पति आदमी होते हैं, लेकिन भाई बन के रहते हैं बड़े गरीब टाइप के। मतलब इनके पास एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं, पर एक टाइम के अंदर एक ही एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। मतलब है एक से ज्यादा, पर डोनेट केवल एक ही करेगा। जितने भी अमीर आदमी होते हैं भाई, उनकी एक पहचान होती है, उनके पास पैसा बहुत होता है, पर भाई बहुत कम ही खर्च करते हैं। मतलब इस जेब में भी पैसा, इस जेब में पैसा, इस जेब में पैसा, लेकिन निकालेंगे एक ही जेब से कि लगे कि भाई, और जिस इसमें कम पैसा रखेंगे कम, इधर इधर नोट भरी रहेगी, जिसमें कम होगा वही निकाल के दे देंगे। तो एम्बीडेंटेट क्या होता है, एम्बी मतलब ये होता है जिसके पास एक से ज्यादा डोनर एटम हो, पर एक टाइम में केवल एक ही अपने इलेक्ट्रॉन को दे भैया। तो an ambidentate ligand is a ligand that which have 2 donor atom but use only one at a time। जैसे कि भाई NO2- की बात करें बेटा अगर हम, तो तुम्हें पता है ना, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, मतलब ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होता है और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है। मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन को दे सकता है और ये भी दे सकता है, पर एक टाइम पे केवल एक ही देंगे। दे सकते हैं दोनों, पर एक समय पे केवल एक ही देंगे। मतलब दो दो डोनर एटम होने के बावजूद एक ही देगा, इस वजह से उसको बोलते हैं एम्बीडेंट लिगेंड। ऐसे ही बेटा ऐसे होते हैं NO2, ठीक है। ऐसे SCN है बेटा, SCN है। अब इसमें CN भी एक तरीके का डोनर एटम है, ये भी लिगेंड है, ये भी दे सकता है और सल्फर भी दे सकता है, पर बेटा एक टाइम पे एक ही देंगे, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, एम्बीडेंट लिगेंड। हाँ CN बोल दो, या NC हो, इसके अंदर देख लो बेटा, CN के अंदर देखो भाई, CN के अंदर कार्बन भी दे सकता है, नाइट्रोजन भी दे सकता है, पर देगा एक टाइम पे एक ही है। ऐसे NC में भी है ना। ये सब क्या होते हैं, एम्बीडेंट लिगेंड होते हैं। बोलो यहां तक क्लियर है मेरी बात। बस यार बेसिक चीज थी, इतना ये भी समझना है। आगे की चीजें मक्खन मलाई की तरह तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। बोलो क्लियर है क्या। देखो यार मेहनत कर लो, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। यहां तक अगर तुम आ गए हो बेटा ना, तो अब चैप्टर में कुछ बचा ही नहीं है, ज्यादा टाइम यही लगता है। इसके बाद कुछ नहीं है बेटा, इसके बाद सब मक्खन मलाई हलवा, ठीक है। अब हम बात करते हैं चीलेटिंग लिगेंड के। चीलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं भाई, बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड, भाई जो चीलेट का फॉर्मेशन करा दे, जो रिंग का फॉर्मेशन करा दे। अब रिंग का फॉर्मेशन कौन करा सकता है, जैसे कि ये वाला करा सकता है, इथेन 1,2 डायमीन वाला। भाई जिसके पास दो दो डोनर एटम होंगे, जो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन को देगा, तभी तो रिंग का फॉर्मेशन होगा। मान लो ये अपने इलेक्ट्रॉन को दे, ये इधर से देगा, ये वाला इधर से देगा, तो मतलब बाइडेंटेट वाला करा सकता है, या पॉलीडेंटेट वाला। भाई जो कई तरफ से इलेक्ट्रॉन को देगा तभी तो रिंग बनेगी, और जब रिंग बनेगी तो उसे बोलते हैं चीलेट फॉर्म हो गया। चीलेट फॉर्म होने का मतलब चीलेट कंपाउंड बन गया, और चीलेट कंपाउंड बहुत स्टेबल होते हैं। पर ये बनाता कौन है, बनाते हैं या तो बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड।
ये जब इलेक्ट्रॉन को देते हैं तो रिंग की फॉर्मेशन होती है। तो जब कोई पॉलीडेंटेट या बाइडेंटेट लिगेंड रिंग का फॉर्मेशन कर लेता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ तो उसे बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। जैसे कि EDTA होता है, EDTA एक पॉलीडेंटेट लिगेंड है, इसका नाम याद रखना, ठीक है। इथाइलिन 1,2 डाइएमाइन या ऑक्सिलेटो, अब मान लो ऑक्सिलेटो है, ऑक्सिलेटो की बात करें CO-, ये इधर से भी इलेक्ट्रॉन को दे रहा है मेटल एटम को, इधर से ही दे रहा है, देखो रिंग बन गई कि नहीं बन गई। तो ये भी क्या है, ये भी एक चिलेटिंग लिगेंड है। कौन? ऑक्सिलेटो, जिसको बोलते हैं OX2-। ओहो, इसको क्या बोलते हैं? ईएन, इथेन 1,2 डाइएमाइन, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? चिलेटिंग लिगेंड होते हैं। चिलेटिंग लिगेंड फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, इससे बहुत ही ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, कॉल्ड चिलेटिंग इफेक्ट, और इस इफेक्ट को चिलेटिंग इफेक्ट कहा जाता है। इसका यूज किया जाता है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, जो हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट करना होता है, तो इसी का यूज करते हैं। कभी भी मेटल आयन को डिटेक्ट करना हो, क्योंकि देखो मेटल आयन के साथ खटाक से रिंग बनाते हैं, तो इसी वजह से मेटल आयन को चिपकेंगे ना सीधा, तो मेटल आयन को भी डिटेक्ट कर सकते हो। एफ ब्लॉक एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए क्वेश्चन एक बार पूछा गया था भाई कि एफ ब्लॉक एलिमेंट को अगर हमें सेपरेट करना है तो किसका यूज करेंगे? चिलेटिंग लिगेंड का, ठीक है भाई। आगे बढ़े, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बिल्कुल बढ़ सकता हूं। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, जरा तुम इसको समझने की कोशिश करना। इंपॉर्टेंट बातचीत ये करना बहुत जरूरी है। क्या इंपॉर्टेंट बात है भाई? देखो, जैसे मान लो कि मैंने आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स बनाया K3FeCN6। अब बेटा ये देखो, ये जो बाहर है ना, ये जो बाहर है ये है बेटा काउंटर आयन, मतलब ये टूट सकता है। टूटने का मतलब समझते हो? कहने का मतलब मेरे समझो, ये जो बाहर है ना, इट कैन आयोनाइज इन वाटर, इट कैन आयोनाइज इन वाटर, ये आयोनाइज हो सकता है इन वाटर, है ना, कंप्लीटली आयोनाइज हो सकता है। बट ये जो होता है इसको हम पानी में डालेंगे तो ये एज इट इज रह जाएगा, ये नॉन आयोनाइजेबल होता है, ये आयोनाइज नहीं हो सकता है, तो बेटा ये नॉन आयोनाइजेबल होता है, ठीक है। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि Fe और CN6 ये अलग अलग हो जाए, ये कभी नहीं होगा। तो मतलब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर FeCN6 कभी अलग होंगे ही नहीं, ये अलग हो जाएगा, ये K+ में टूट जाएगा पानी में जाने के बाद, पर ये कभी नहीं टूटेंगे, नॉन आयोनाइजेबल होते हैं, ये टूटेंगे ही नहीं। पानी में डाल दो, कहीं भी डाल दो, इसको पानी में डालोगे ये टूट जाएगा, ये अलग हो जाएगा K+ में, पर ये जो FeCN6 है तुम्हें एक साथ ही मिलेंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये चीज भाई याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आइए अब समझते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। देखो यार, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर से काफी अलग है। मैं आपको इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता हूं, ठीक है। कैसे करते हैं, पहले तो कुछ रूल्स हैं उसको समझ लो भाई। जब भी कभी हम IUPAC नोमेनक्लेचर करने जाएंगे, ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर करने जाएंगे तो सबसे पहले एक चीज हमें निकालनी पड़ेगी, वो है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन, ठीक है, मेटल आयन। इसको क्या करना है हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहला स्टेप यही है, कैलकुलेट कर लिया सर, फिर क्या करना है? फिर हमें उसका नोमेनक्लेचर करना है। अब देखो होता क्या है, कई बार ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है इसके इस तरफ कोई ना कोई चीज प्रेजेंट होगी, जैसे मान लो यहाँ पे K3 प्रेजेंट है, तो ये हमारा जो है बेटा, इसे हम लोग बोलेंगे कैटायन। क्या बोलेंगे? कैटायन बोल देंगे। और ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है इस पूरे को क्या हम लोग बोल देंगे? इसको हम लोग बोल देंगे एनायन। क्या बोल देंगे? एनायन बोल देंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, K3FeCN6। अब बेटा अगर मैं इसको तोड़ूं, अगर आपको तोड़ना आता है, अगर आप बहुत ध्यान से देखो इसको तोड़ो, तो जब आप तोड़ोगे यहाँ पे 3 आया है ना, इसका मतलब 3 आने का मतलब ये ऐसे टूटेगा, FeCN6 3- भाई, तभी तो यहाँ पे 3 आया। क्लास 9 याद करो, K3FeCN6 बना है तो तोड़ने पे ऐसा कुछ होगा। तो बेटा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, तो जो लेफ्ट साइड लिखा होता है वो कैटायन होता है, और जो इसके अंदर लिखा है वो क्या हो जाएगा बेटा? वो एनायन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आएगा तो लेफ्ट साइड वाला कैटायन होगा और ये वाला क्या होगा? एनायन होगा। कैटायन की नेमिंग पहले करते हैं, एनायन की नेमिंग हम लोग बाद में करते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, पहले कैटायन की नेमिंग, कैटायन नेम, देन आफ्टर एनायन, ठीक है, देन आफ्टर एनायन। फिर किसकी नेमिंग करते हैं? एनायन की नेमिंग करते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि इधर कुछ नहीं लिखा होता है, जैसे CO NH3 का
होल ट्वाइस Cl और बेटा ऐसे लिखा हो Cl2। इस बार इस तरफ कुछ नहीं लिखा है, तो अगर इस तरफ कुछ नहीं लिखा है ना, तो जो लेफ्ट साइड है अब ये हमारा हो जाएगा कैटायन, ये हमारा क्या हो जाएगा कैटायन, और ये हो जाएगा एनायन। अब जब आप इसको तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, इसको ऐसे तोड़ोगे ना, CONH3 का होल ट्वाइस Cl, और यहां पे रहा होगा पॉजिटिव चार्ज +2, है ना, तभी तो क्रॉसिंग ओवर किया, तो ये किसमें टूटेगा, Cl माइनस में, तभी तो क्रॉसिंग ओवर किया होगा, तब ये बना होगा, याद करो। तो ये वाला हो जाएगा कैटायन और ये वाला हो जाएगा एनायन, यानी लेफ्ट साइड वाला हमेशा कैटायन होगा और राइट साइड वाला क्या होगा, एनायन होगा। ठीक है, अब अगर इसके इस तरफ कुछ लिखा है तो ये कैटायन, ये पूरा एनायन, अगर इधर कुछ नहीं लिखा है तो ये कैटायन, ये एनायन। ठीक है, अभी आगे ये चीज समझ पाओगे। पहले कैटायन का नामकरण करेंगे, फिर हम लोग किसका नामकरण करेंगे, फिर हम लोग एनायन का नामकरण करेंगे। अच्छा, अब एक बात मेरी याद रखना कि जब भी कभी हम नामकरण करेंगे तो हो सकता है इसके अंदर मेटल होंगे, लिगेंड होंगे। अब लिगेंड अगर एक से ज्यादा है तो उनका नोमेनक्लेचर अल्फाबेटिकली करेंगे, अल्फाबेटिकली करेंगे, यानी जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएंगे। एक से ज्यादा है तो तुम्हें पता है 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, है ना, 4 है तो टेट्रा, ये सब चीज हम करके करते हैं। क्वेश्चन से हम लोग सीखेंगे तो ज्यादा बेटर हम लोग समझ पाएंगे। चलिए आइए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और फिर हम लोग चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। चलो पहले तो एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। जैसे मान लो यही सवाल जो हम लोग इतनी देर से करते हुए आ रहे हैं, आइए ना इसका हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं, कैसे करेंगे। तो सर पहले तो इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा K+, है ना, ओवरऑल ही हो जाएगा FeCN6 3-, इस पे क्या आएगा 3-, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो पक्की बात है ना, तोड़ने पे 3- होगा। और इसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ठीक है, तो जब हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे बेटा, तो जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है इसको X मान लिया। Cn जो होता है, याद रखना भाई, Cn जो होता है साइनाइड, इसके ऊपर -1 का चार्ज होता है। H2O जो होता है इसके पास 0 चार्ज होता है। OH जो माइनस जो होता है इसके पास -1 होता है। Cl- के पास -1 होता है। NH3 जो होता है ये भी इसके पास 0 चार्ज होता है। तो ये Cn है, एक Cn के ऊपर -1 चार्ज होता है। 6 Cn है तो टोटल कितना हो जाएगा, बोलो, -6 का चार्ज होगा। तो जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको X मान लिया। एक Cn पे -1, 6 Cn है तो बेटा कितना हो जाएगा, -1 × 6 और फिर इक्वल टू कितना चार्ज है, -3। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, -6, उधर जाएगा तो +6, x की वैल्यू आ जाएगी +3, यानी यहाँ पे जो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, +3। तो सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। कोई भी सवाल आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। पहला स्टेप, ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है, ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। जो हमारा कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल आयन होगा उसका हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। अब एक बात मेरी बहुत ध्यान से समझना, समझने की कोशिश करना बेटा बहुत ही जरूरी बात है। क्या बात है मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनो। अब नामकरण कैसे करेंगे, पहले कैटायन का नाम लिखेंगे। कैटायन क्या है, जैसे मान लो आपके सामने सवाल आया K3FeCN6। अब हम लोग को ना इतना लंबा करना ही नहीं, हमें पता है, अभी हमने निकालना है कि आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है। सर आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर है +3 और इस पे नेट चार्ज कितना है, -3। भाई इधर 3 है तो ओवरऑल चार्ज कितना है, -3। आप कैसे, पहले कैटायन का नाम लिखेंगे। कैटायन का नाम क्या है, पोटेशियम, तो उसको सिंपली लिख देंगे पोटेशियम। क्या 3 उरी लिखेंगे, 3 उरी नहीं लिखेंगे भाई, ये तो काउंटर आयन है ना, तोड़ने पे तो -3 इसके पास आ रहा है ना, तो इसको केवल पोटेशियम लिखना है। 3 क्यों लिखोगे भाई, तोड़ेंगे जब इसको तो -3 चार्ज आएगा ना, इस पे K+ होगा, इस पे -3 होगा, तो केवल लिखेंगे पोटेशियम। अच्छा, फिर किसको लिखेंगे, फिर याद रखना ये जो है ये होता है मेटल, ये क्या है, ये है मेटल और ये है लिगेंड। मेटल के बाद जो होता है उसे क्या होता है, लिगेंड। तो ये रूल होता है कि लिगेंड को पहले लिखते हैं फिर हम लोग मेटल को लिखते हैं, ये याद रखना। LM रूल होता है, LM मतलब पहले लिगेंड, तो लिखा मैंने पोटेशियम। अच्छा, अब लिखेंगे लिगेंड का नाम। लिगेंड का जब हम लोग नाम लिखते हैं तो देखो लिगेंड यहाँ पे क्या है, लिगेंड है साइनाइड। कितने साइनाइड है, 6, तो लिखेंगे हेक्सा। अच्छा, अब तुम एक बात बताओ, ये जो हमारा FeCN6 के ऊपर 3- चार्ज है, इसको जब हमने तोड़ा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एनायनिक कॉम्प्लेक्स।
क्या बन गया बेटा? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। बस तुम 2 मिनट मेरी बात सुन लो, फिर तुम्हें यूपीएससी नोमेनक्लेचर में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स बन गया तो बेटा याद रखना, एनायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लिगेंड होते हैं, अब जैसे इसका नाम होना चाहिए साइनाइड, पर हम लोग क्या कर देते हैं, लास्ट में ओ जोड़ देते हैं। होना चाहिए साइनाइड पर बोल देंगे साइनो। अगर यहाँ पे क्लोरीन होता, लिगेंड है और इसके ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है, मतलब एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो क्लोरीन को बोलते हैं क्लोरिडो। हाँ मतलब यही करते हैं यार, ओ जोड़ देते हैं। एनायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड के अंदर क्या कर देते हैं, ऐड ओ को ऐड कर दो। और जो मेटल है ना, मेटल, इसमें लास्ट में 8 लगा दो, ऐड 8। जैसे आयरन है तो इसको बोल देंगे फेरेट। क्या बोल देंगे? आयरन को क्या बोल देंगे? फेरेट। होना चाहिए फेरस आयरन, पर इसे बोलेंगे क्या? इसे बोलेंगे फेरेट। ये कब करना है? इन केस ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स ओनली। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में नहीं करना, केवल एनायनिक कॉम्प्लेक्स में करना। लिगेंड है तो ओ जोड़ दो, और अगर हमारा मेटल है तो 8 जोड़ दो। तो पोटेशियम हेक्सा, ओवरऑल इसमें नेगेटिव चार्ज है तो लिखेंगे साइनो, ठीक है, हेक्सा साइनो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, ये हमारा लिगेंड का नाम लिख लिया। अब लिगेंड के बाद किसका नाम लिखेंगे? मेटल का, तो ये हो जाएगा फेरेट। क्या हो जाएगा? फेरेट। और फेरेट का जो ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है वो कितना है? +3। तो उसको रोमन में लिख देते हैं +3, ऐसे फेरेट 3, ठीक है, ऐसे लिख के हम लोग छोड़ देते हैं। इतनी बातें आपको याद रखनी है बेटा, कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं। अब आइए कुछ क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग सीखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है CrH2O का होल 6 3+, इसका हमें मान लो नाम लिखना है। तो देखो ये जो हमारा H2O है, ये एक ऐसा लिगेंड है जिसके ऊपर 0 चार्ज होता है। इसके ऊपर 0 चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है, और इसको हम लोग कहते हैं एक्वा। अभी मैं आपको एक चार्ट दे दूंगा जिसमें लिगेंड के नाम लिखे हैं। क्लोरीन को क्लोरिडो बोलते हैं, H2O को एक्वा बोलते हैं, साइनाइड को साइनो बोलते हैं, मतलब कुल मिलाकर ओ लगा देते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? एक्वा। अब देखो ये हमारा ना इधर कुछ लिखा है ना इधर कुछ लिखा है, मतलब हमारे पास केवल कॉम्प्लेक्स है। और ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? ये हमारे पास कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है बेटा? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अब इस बार तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में तोड़ के दिया है, तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। अब क्या करेंगे, इसका नामकरण करना है, तो पहले मेटल का नाम लिखते हैं लिगेंड का। याद रखना, पहले लिगेंड का फिर मेटल का। तो लिगेंड का नाम लिखेंगे, लिगेंड कौन है? वाटर, तो हो जाएगा 6 थोड़ी लिखेंगे, इसको लिखेंगे हेक्सा। 6 को क्या बोलते हैं? हेक्सा। और बेटा क्या है? वाटर को क्या बोलते हैं? एक्वा। तो हेक्सा एक्वा। अब ये है क्रोमियम। अब एक बात बताओ, क्रोमियम, अब देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज है तो हमें नाम बदलने की जरूरत नहीं है, मतलब ओ नहीं लिखेंगे, एक्को नहीं लिखेंगे, एक्वा ही लिखेंगे। केवल एनायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड के अंदर ओ जोड़ते हैं, कैटायनिक में नहीं जोड़ते हैं। तो हेक्सा एक्वा। अब ये क्रोमियम है, अब क्रोमियम को तो अब क्रोमियम लिखेंगे, किसको लिखेंगे? क्रोमियम को लिखेंगे। और फिर हम लोग इसका क्या लिख देंगे बेटा? इसका लिख देंगे ऑक्सीडेशन नंबर। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? इसको बोल दो X। H2 पे होता है 0, ओवरऑल H2 पे 0, तो 6 × 0 0 = 3, तो X = कितना हो जाएगा? +3, तो क्रोमियम 3। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? ये इसका हमारा यूपीएससी नेम हो जाएगा। अब जैसे ये आ गया, ठीक है, COAN का होल थ्राइस 3+, ये भी हमारे पास एक इसका नामकरण करना है। अब ये जो EN होता है, याद करो, आज ही मैंने बताया है कि EN को बोलते हैं इथेन 1,2 डाईएमाइन। क्या बोलते हैं? इथेन 1,2 डाईएमाइन। ये कैसा होता है? ये कुछ ऐसा ही तो होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। तो अब आप इसका नोमेनक्लेचर करें, पहले तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। इथेन 1,2 डाईएमाइन कैसा होता है? ये ऐसा होता है ना। क्या इस पे कोई नेगेटिव चार्ज होता है? नहीं सर, इस पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। मतलब सर इसका अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो X + 0 = +3, तो X बराबर कितना आ जाएगा? +3, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। अब सिंपल, ये हमारा मेटल है, ये लिगेंड है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो A8 ये सब लिगेंड में O और मेटल में A लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा कर देना है। पहले किसको लिखते हैं? मेटल को, लिगेंड को, पहले लिगेंड को फिर मेटल को। लिगेंड क्या है? EN को क्या बोलते हैं? इथेन 1,2 डाईएमाइन, ठीक है। कितने हैं? 3, तो लिखेंगे ट्राई। अच्छा, अब एक चीज आपको मैं समझा देता हूं, एक चीज समझ लो बेटा, इसका नाम क्या है? EN का, इसका नाम है इथेन 1,2 डाईएमाइन, ठीक है। अब यहां पे कितने एमीन है? 3, तो यहां पे डाई आगे लगा हुआ है, इसके नाम में ही डाई है, EN के नाम में ही डाई है, तो यहां पे बेटा ट्राई नहीं लगाएंगे। वैसे चाहो तो लगा सकते हो, पर रूल कहता है नहीं लगा सकते हैं। ट्राई की जगह पे ट्रिस कर देंगे।
अगर यहाँ पे डाई ना होता तो ट्राई ही लिखते, 3 बार इथेन है, पर जब भी डाई ट्राई ये सब आ जाता है ना लिगेंड के अंदर, तो हम लोग ट्रिस कर देते हैं, ट्रिस इथेन 1,2 डाई एमाइन, फिर लिखेंगे यहाँ पे कोबाल्ट, और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर है 3, तो इसे रोमन में लिख देंगे 3। क्लियर है? आगे इसको देखते हैं भाई, ये हमारा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे x प्लस, ये हो जाएगा -6 इक्वल टू -3, x इक्वल टू +3, कितना हो जाएगा x इक्वल टू +3। अब इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं भाई, लिख देंगे हेक्सा, हेक्स, साइनो, साइनो, साइनो क्यों लिखा भाई बताओ, क्योंकि ये माइनस है ना, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो O लगाएंगे, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड के अंदर O लगाते हैं, हेक्सा साइनो, कोबाल्ट है तो लिगेंड में O लगाते हैं और मेटल जो होता है उसमें 8 लगाते हैं, तो ये हो जाएगा कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, और ओवरऑल चार्ज कितना है बेटा, ओवरऑल चार्ज है, ठीक है, कोबाल्टेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया बेटा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आया है +3, ठीक है, कितना आया है, +3 आया है ना, हाँ +3, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इसका नाम। तो ऐसे हम लोग आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर करते हैं भाई, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब वही चीज जो मैंने आपको बताया था बेसिक्स आईयूपीएससी के अंदर, Cl है तो उसको क्लोरिडो बोलेंगे, लेकिन कब बोलेंगे, जब हमारा एनाइनिक होगा, ठीक है, अमीन को अमीन बोलेंगे, ठीक है, न्यूट्रल केस में। ये सब बातें आपको लिख दिया है मैंने। अब जैसे आयरन है, अगर एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो उसमें 8 लगा देंगे, फेरेट हो जाएगा, कॉपर है तो 8 लगा देंगे, क्यूपरेट हो जाएगा, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट हो जाएगा, जैसे जहां पे यहाँ पे फेरेट हो जाएगा, यहाँ पे कॉपरेट हो जाएगा, कोबाल्टेट, क्योंकि एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है। कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स में कुछ करना ही नहीं है। अब हम लोग समझने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो मैं चैट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी बहुत सीरियस पढ़ाई की जरूरत है। मैं आपको समझाता हूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। अभी आपने मुझसे पढ़ा था लिगेंड के बारे में कि लिगेंड के पास क्या होता है, लिगेंड के पास डोनर एटम्स होते हैं। डोनर एटम्स मतलब ऐसे एटम्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, जो दान देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, डोनर एटम। जैसे तुम्हारे पास कोई दोस्त होगा, जब भी जरूरत पड़ती होगी, भाई 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 इतना भेज दिया भाई ने, यहां आ गया भाई। तो ऐसे ही जो लिगेंड होता है इसके पास डोनर एटम होते हैं। अब कितने डोनर एटम डायरेक्टली जुड़े हैं सेंट्रल मेटल एटम से, सेंट्रल मेटल एटम जो होता है कॉम्प्लेक्स के अंदर, उससे कितने डोनर एटम डायरेक्टली जुड़े हैं, उतनी होगी उसके कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, K3FeCN6 के बारे में आज ही तुम मुझसे पढ़े हो। हाँ सर, इसके बारे में तो बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब बेटा अगर तुम इसको बहुत ध्यान से देखो तो ये जो है इसे बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, इसको मैं तोड़ूं, अगर मैं इसको तोड़ूं तो जब ये टूटेगा तो टूटेगा 3K प्लस में और FeCN6 3 माइनस में, ऐसे ही तो टूटेगा। हाँ सर, ये ऐसे ही टूटेगा। मतलब कुल मिलाकर Fe और Cn कभी अलग नहीं होंगे, ये साथ साथ रहेंगे, क्योंकि ये वाला जो पार्ट होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर वो नॉन आयोनाइजेबल होता है। अब अगर आप मेरी बेटा ध्यान से सुनो, यहाँ पे FeCN आयरन को 6-6 Cn घेर के रखे हैं, मतलब एक आयरन को 6-6 Cn इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं, यानी 6-6 Cn इससे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, ठीक है। Cn माइनस भी बोल सकते हो, 6-6 Cn माइनस इससे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। इसका मतलब समझते हो, मैं वैसे ही एक बेसिक सा डायग्राम बना रहा हूं ताकि आपको क्लियरिटी मिल पाए। 2 2 4 1 5 एक ऐसे बना दे रहा हूं, ठीक है। तो कुल मिलाकर 6-6 Cn मतलब 6 डोनर एटम्स हैं, और 6 डोनर एटम किसको, अपने इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, आयरन को। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमको ये बताता है कि एक लिगेंड में कितने डोनर एटम है, एक लिगेंड के कितने डोनर एटम है जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 6 Cn है, तो 6 Cn मिल करके आयरन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ और चीजों को पढ़ेंगे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे बर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी ना बच्चों को बहुत कम समझ में आती है, पर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं तुम्हें समझा दूं। बस तुम इसमें अपना दिमाग थोड़ा कम चलाना, वो जो तुम्हारा दिमाग चल रहा है ना उसको थोड़ा कम चलाना। मास्टर की बात पे भरोसा रखना, जो मैं बोल रहा हूं समझने की कोशिश करना। देखो भाई, वर्नर ने कहा कि एक मेटल जो होता है, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट आपके काम का नहीं है बेटा। बस सिर्फ इतनी बात याद रखना कि एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि एक जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे यही जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है,
अब इसी की अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है ना, ये इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। इतनी बार बोल दूंगा ना कि बेटा तुम्हें सब कुछ याद हो जाएगा। तो ये है सेंट्रल मेटल एटम। इसके पास दो वैलेंसी होती है, एक होती है इसकी प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है, और दूसरी होती है इसके पास इसकी सेकेंडरी वैलेंसी। मतलब इसके पास दो वैलेंसीज होती है। वैसे तो जनरली तुम लोग देखे होगे एक ही वैलेंसी होती है यार, पर इसके पास दो दो वैलेंसी होती है। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। काम की चीज क्या है, जो सीधा काम की चीज है वो बताता हूं। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है उसको कौन सेटिस्फाई करता है? जो बाहर होता है ना। तो सेटिस्फाइड बाई आयनिक बॉन्ड। जैसे प्राइमरी वैलेंसी इसकी जो होगी वो कौन सेटिस्फाई करेगा? बाहर वाला। ऐसे कुल मिलाकर समझो, डायरेक्ट समझो, इसकी जितनी इसकी दो वैलेंसी होगी, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी वैलेंसी होती है इट इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर। सिंपल मूल मंत्र, नो बकवास, सीधी बात। इट इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर। ये ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है। मतलब अगर आप आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर पता लगा लो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर पता लगा लो, ठीक है, तो आप बता दोगे इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है। सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ही बताएगा प्राइमरी वैलेंसी को। लेकिन एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी किसके बराबर होती है? ये बराबर होती है कोऑर्डिनेशन नंबर के। जैसे इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 6 CN मिलके आयरन को क्या दे रहे हैं? 6 CN अपने इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं। मतलब 6 डोनर एटम डायरेक्टली अटैच है सेंट्रल मेटल से एटम से, तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी? 6। तो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी भी कितनी होगी? 6। तो मतलब इट इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है कोऑर्डिनेशन नंबर के। बोलो क्लियर है? हाँ सर, ये बात क्लियर है। अब मेरी एक बात तुम बहुत ध्यान समझना, बस यही वरना थ्योरी खत्म हो जाती है। अब चलो थोड़ा एक स्टेप आगे चलते हैं, थोड़ा डेप्थ में बात करते हैं, जो हमारी किताब उताब हमसे कहती है कि जैसे मान लो भाई मेरे पास में कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोई मतलब कोई, जैसे मान लो ऐसे लिख देता हूं CONH3 का होल ट्वाइस Cl और Cl2। सपोज ऐसा मैंने बोल दिया, ठीक है, मान लो मैंने ऐसा बोल दिया या कुछ और बोल दिया। चलो वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं जो तुम पढ़ते आ रहे हो इतनी देर से कम एक तो याद हो जाएगा, K3FeCN6। ठीक है, मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली में। तो ध्यान से देखो बेटा, मैं क्या बताना चाहता हूं। इसकी जो भी प्राइमरी वैलेंसी होगी वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बता दोगे। इसकी सेकेंडरी वैलेंसी, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देख के, जैसे 6 CN जुड़े हैं तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो जाएगी। आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो +3 आएगा। अब बेटा ना मैं तुम्हें सच बताऊं, ऐसे हम लोग कहते हैं कि इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी होगी, अभी डेप्थ की बात है, यहीं से बच्चे का दिमाग सनकता है, ठीक है। समझो बेटा, जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वो ऐसे कहते हैं कि इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वो सेटिस्फाई करेगा ये बाहर वाला जो आउटसाइड है। तो आउटसाइड इस कॉम्प्लेक्स के कौन है? पोटेशियम। तो ऐसा कहते हैं कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो किसके बराबर होती है? इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर। और इसको सेटिस्फाई कौन करता है? सेटिस्फाई करता है जो बाहर होता है, सेटिस्फाइड बाई आयनिक बॉन्ड। अब ये आयनिक बॉन्ड का क्या मतलब है भाई? एक बात बताएं, ये पोटेशियम अगर इस कॉम्प्लेक्स से जुड़ा है ना तो आयनिक बॉन्ड से ही जुड़ा है। विश्वास ना पड़े तो तुम इसको तोड़ के देखो, तो टूटेगा तो 3K+ निकलेगा और FeCN6 और बेटा इसे 3- आएगा, है ना। तोड़ना आना चाहिए। अब तुम ध्यान से सुनो, ये K+ है, ये माइनस है बेटा, माइनस+ आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो अगर ये जुड़ा हुआ था इससे ना तो आयनिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, तो मतलब ये पोटेशियम ही तो सेटिस्फाई कर रहा है इसकी प्राइमरी वैलेंसी को, ऐसा किताब कहती है। कि मान लो भाई इसकी जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, कुल मिलाकर उसको सेटिस्फाई कौन कर रहा है? इसकी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कौन करता है? बाहर वाला। और इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो किसके बराबर होती है? कितने लिगेंड के डोनर एटम जुड़े हैं सेंट्रल मेटल से, तो 6 CN जुड़ा है, तो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 6। तो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है लिगेंड। कौन सेटिस्फाई करता है? लिगेंड। और प्राइमरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करता है? जो बाहर होता है, ठीक है, जो बाहर होता है वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा और सेकेंडरी वैलेंसी बराबर होती है कोऑर्डिनेशन नंबर के, तो ये सेटिस्फाई करेगा लिगेंड। बस यही बात बोलती है। मेटल हैज 2 वैलेंसीज, पहली प्राइमरी जो कहते हैं कि सेटिस्फाई करता है बाहर वाला, और एक होती है सेकेंडरी, है ना। वही होते हैं, 2 ही वैलेंसी होती है। प्राइमरी सेम एज ऑक्सीडेशन स्टेट, जितना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, सेटिस्फाइड बाय आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कहां से बनता है? आउटसाइड द कॉम्प्लेक्स।
और ये आयोनाइजेबल होता है। आयोनाइजेबल मतलब अगर आप तोड़ोगे ना इसको तो टूट जाएगा, K+ अलग हो जाएगा, Fe(CN6) अलग हो जाएगा। हाँ सर, लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो बराबर होती है कोऑर्डिनेशन नंबर के। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर? जैसे 6 CN जुड़े हैं तो 6 हो जाएगी। और इसको कौन सेटिस्फाई करता है? लिगेंड सेटिस्फाई करते हैं। लिगेंड कहाँ होते हैं? कॉम्प्लेक्स के अंदर होते हैं, तो ये नॉन आयोनाइजेबल होता है। अब यही बात लिखी हुई है यार, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, सब तुम लोग पढ़ चुके हो बस। आइए हम लोग समझते हैं बीबीटी को। बीबीटी को बोलते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। याद करो क्लास 11th, अरे सर क्लास 11 कहाँ याद है, उसमें आपने पढ़ा था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वहां पे जो बीबीटी होती थी वो भी बताती थी कि किसी कंपाउंड का क्या हाइब्रिडाइजेशन है। पढ़ा होगा ना आपने sp3, sp3d2, टेट्राहेड्रल, ये सब पढ़ा था। तो कुल मिलाकर बीबीटी जो होती थी वो बताती थी ज्योमेट्री को, किस कंपाउंड की क्या ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल है, प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर है, क्या है, और साथ ही साथ हाइब्रिडाइजेशन को बताती थी। यहां पे भी जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसका यही काम है, ये प्रिडिक्ट कराती है। इसकी हेल्प से आप बता पाओगे कि कोई जो कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, साथ ही साथ उसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक क्या है। अगर आप इन सभी चीजों को बताना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो बीबीटी को क्यों पढ़ते हैं हम? सबसे पहला सवाल, बीबीटी को स्टडी किया जाता है टू प्रिडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब जैसे ये जो चार्ट एनसीईआरटी का बना हुआ है, इसको मैं लर्न करने को नहीं बोलूंगा, बिल्कुल लर्न करने को नहीं बोलूंगा, ठीक है। अब हम जो बीबीटी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। कि अगर मान लिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो डिसाइड करेगा कि किस मॉलिक्यूल की क्या ज्योमेट्री होगी, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी। क्लास 12 के अंदर ऐसे हमारे पास कंपाउंड होंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 4 होगा या तो 6 होगा, बस। या तो किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, मतलब या तो 4 लिगेंड होंगे या तो 6 लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से डायरेक्टली जुड़े होंगे। यही होता है इस चैप्टर में, हमारे सिलेबस में यही है। तो या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, 4 4 4, एक 5 वाला भी आता है पर इसे हमें नहीं पढ़ना, चलो पढ़ा देंगे, पर ज्यादा पूछा जाता है 4 और 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है वो डिसाइड करेगा क्या ज्योमेट्री होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये सब बताऊंगा, परेशान मत हो। किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? sp3, है ना। sp3 को क्या बोलते थे हम लोग? टेट्राहेड्रल, ये सब तो जानते ही हो। पर किसी का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वो dsp2 भी हो सकता है सर। 4 पे sp3 तो समझ में आता है, पर dsp2 कैसे हो जाएगा? dsp2 को बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर, है ना। ऐसे किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है उसे बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब ये sp3d2 भी हो सकता है, ठीक है, और d2sp3 भी हो सकता है। सर ये कैसे? सर ये क्या हो रहा है? सर कुछ समझ नहीं आ रहा। पेशेंस रखो, सिखा दूंगा सब कुछ सिखा दूंगा। कोऑर्डिनेशन नंबर किसी का 5 है तो उसको बोलते हैं sp3d, और इसे हम लोग कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब पूरी कहानी को मैं तुम्हें समझाता हूं भाई, आओ मैं तुम्हें एकदम फर्श से लेकर के अर्श तक का सफर कराता हूं। देखो ध्यान से, आपके सामने ना बहुत सारे कंपाउंड आएंगे और आपसे सिंपल सा पूछेंगे कि बताओ इनकी क्या ज्योमेट्री है और इनकी क्या हाइब्रिडाइजेशन है। बस मेरा एक मूल मंत्र याद रखना। सर जी बहुत ज्ञान लिया है हमने, आपका भी एक ज्ञान लेके रखते हैं, बिल्कुल बेटा काम आएगा। देखो भाई पढ़ लो यार, मैं सिंपल सी चीज बोलता हूं, पढ़ लो, जीवन धन्य हो जाएगा। जीवन धन्य हो जाएगा। चलो ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। जैसे मान लो मेरे सामने एक कंपाउंड है, ठीक है, K4FeCN6 ऐसा है। ये K3 नहीं है, ये K4 है, K4FeCN6, ये ऐसा कंपाउंड है। अब मान लो मुझसे कोई पूछे कि आप बताइए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। सबसे पहली बात, हम लोग इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पता करेंगे। क्या पता करेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम देखेंगे कि इसमें 6 CN है, 6 CN जो है वो डायरेक्टली जुड़े हैं आयरन से, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। अगर किसी मॉलिक्यूल का, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है, इसका मतलब उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल। 6 वाले में कोई फंडा ही नहीं। अगर किसी का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा तो उसे बोल देंगे ऑक्टाहेड्रल। सीधा सीधा याद रखो, किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 उसे क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, अब अगर मैं तुमसे पूछता कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ, 2 सवाल आते हैं, एक पूछते हैं ज्योमेट्री और एक पूछते हैं हाइब्रिडाइजेशन।
अब अगर आपसे कोई पूछे कि हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है तो देखो इसकी दो तरीके की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। एक तो होती है sp3d2 और एक होती है d2sp3। अब सर हम कैसे पता करेंगे कि क्या होगा, sp3 होगा या d2sp3 होगा, ये सर हम कैसे जान पाएंगे? तो मैंने कहा भाई उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस रख के मेरी कुछ बताई गई बातों पे जरा ध्यान देना पड़ेगा। क्या? जब आपको हाइब्रिडाइजेशन पता करना हो तो उसका पहला स्टेप होता है कि फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। किसका निकालोगे आप? सेंट्रल मेटल। किसका? सेंट्रल मेटल एटम का। जैसे मान लो इसका आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? फर्स्ट नंबर पे क्या करोगे? ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे आयरन का। दो तरीके के लिगेंड होते हैं। अगर मैं लिगेंड की बात करूं तो लिगेंड जो होता है वो आपका स्ट्रांग भी हो सकता है। लिगेंड जो होता है वो आपका स्ट्रांग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। मतलब लिगेंड स्ट्रांग भी होता है और वीक भी होता है। ये बात आपको समझते हुए चलनी है मालिक। अगर ये नहीं समझोगे तो मजा नहीं आएगा। हाँ सर, स्ट्रांग लिगेंड कौन होते हैं और वीक लिगेंड कौन होते हैं? आप जरा समझो, गौर फरमाना मेरी बात पे। अच्छा, लिगेंड कौन होता है? अगर मैं आपसे पूछूं लिगेंड कौन होता है तो लिगेंड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को देता है। लिगेंड कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है भाई, इलेक्ट्रॉन को देता है जैसे सीएन वगैरह, 6 आयरन 6 सीएन मिलकर आयरन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर लिगेंड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। और जो भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है ना बेटा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना, वो खुद इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है भाई, उसे खुद इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो वो काहे को इलेक्ट्रॉन देगा जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वही इलेक्ट्रॉन को देता है सर, ऐसा होता है क्या? हाँ। तो अगर मैं तुमसे कहूं इस दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, तो आप कहते हो सर फ्लोरीन। फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कुछ है ही नहीं, तो हो जाएगा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। ऐसे ही तो होता था। ये है क्या? ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन होगा? लिगेंड वही स्ट्रॉन्ग होगा भाई, लिगेंड वही स्ट्रॉन्ग होगा जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, बढ़िया तरीके से डोनेट करेगा। और लिगेंड को डोनेट, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम बताओ ऑर्डर ऑफ लिगेंड, ऑर्डर बताओ लिगेंड का कि लिगेंड सबसे अच्छा कौन होगा, तो मैं कहूंगा भाई कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये सबसे अच्छा क्या होगा? सबसे अच्छा लिगेंड होगा। तो इसका मैं ऑर्डर लिखूं तो हो जाएगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये क्या है? ये ऑर्डर ऑफ लिगेंड है। इसमें बेटा कार्बन और नाइट्रोजन जो होते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है। फ्लोरीन की जगह पे आप हेलोजन को भी लिख सकते हो, कोई भी हेलोजन आ सकता है, यहाँ पे एक्स बोल देता हूं। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड। इसके अलावा जितने भी इधर क्या होंगे, ये सब होंगे वीक लिगेंड। क्या होंगे? वीक लिगेंड। क्यों? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो काहे को इलेक्ट्रॉन देगा? लिगेंड अच्छे वही है ना जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तभी वो इजीली इलेक्ट्रॉन को दे पाएंगे। तो ये होते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब किसी लिगेंड के अंदर कार्बन आ जाए, जैसे सीएन, सीएन के अंदर कार्बन है ना, और कार्बन बढ़िया होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो बेटा जिस के अंदर कार्बन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, ये सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो जाएंगे। और एक बात बताऊं, ये सब पढ़ा क्यों रहे हैं? सवाल तो ये उठता होगा ना, सर आप क्यों पढ़ा रहे हो? सर व्हाई यू आर टीचिंग दिस? सर क्या जरूरत है इसकी? हम लोग तो बीबीटी पढ़ रहे हैं, हम लोग तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है? भाई समझो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होता है जैसे कि कार्बन और नाइट्रोजन, है ना। और वीक लिगेंड कौन होते हैं? वीक लिगेंड होते हैं ऑक्सीजन, हेलोजन, ये सब क्या होते हैं? वीक लिगेंड होते हैं। कार्बन और नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। इनके बारे में अगर मैं बताऊं तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड एक कांड कराता है। ये क्या कराता है बेटा? ये पेयरिंग कराता है। सर ये पेयरिंग क्या होता है? सर बेटा जो तुम करना चाहते हो, तुम्हारा भी तो सपना था कि पेयरिंग कर लो, पर नहीं हो पाया, पूरा जीवन बीत गया। तो ऐसे यहां भी होता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होता है भाई साहब, खटाक से इंप्रेशन, पेयरिंग। तुम देखो जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं, दुनिया उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है, वो किसी को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग कराता है। अब ये कैसे कराता है, क्यों कराता है, अभी बताऊंगा। कहां कराता है? सर पेयरिंग का क्या मतलब है? सब्र रखो, सिर्फ सुनो, केवल मास्टर की बात सुनने का। और बेटा जो वीक लिगेंड होता है ये नो पेयरिंग, ये कोई पेयरिंग वेयरिंग नहीं करा पाता है। अच्छा, इसको जब मैं अभी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ाऊंगा तो तुम बढ़िया से समझोगे, लेकिन अभी ना तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा
क्या मतलब है पेयरिंग का, क्या मतलब है नो पेयरिंग का, आइए क्वेश्चन से समझते हैं। अब आते हैं भाई यहाँ पे। अब जैसे आपको इतनी चीजें समझ में आ गई, अगर मान लिया ये कंपाउंड है, अब क्वेश्चन से सीखेंगे कि मान लिया ये कंपाउंड है, अब मुझसे कोई कहे कि सर इसकी हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री बताओ, तो ज्योमेट्री अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, और अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो सर हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। अब क्या करेंगे सर, तो हमने कहा भाई देख तुम्हारे पास था Fe, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तुम्हारे पास क्या था, तुम्हारे पास था FeCN6 के ऊपर 4 माइनस, यही था। हाँ सर हमारे पास यही था। अब तुम बेटा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, जरा गौर फरमाना। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप ये समझो कि हमने इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला आयरन का +2 आया, मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना है 2+। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, तो जब तुम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये हो जाएगा 3d6 और 4s2। अच्छा ये होता है आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, यही तो होती है। हाँ सर, लेकिन सर अगर हमारे पास ये हो जाएगा आयरन 2+, आयरन 2+ मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कहां से करते हैं, आउटर मोस्ट सेल से। आउटर मोस्ट सेल तो 4s वाला है ना, तो जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो हो जाएगा 3d6 4s0। अब बेटा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, वो जो तुमने स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड पढ़ा है ना वो यहां काम आएगा। जरा तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आयरन 2+ की बात करूं, आयरन 2+ की बात करूं तो इसके पास 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, मतलब d ऑर्बिटल, जो d सबसेल होता है इसके पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, इसके पास 5 ऑर्बिटल होते हैं। हाँ सर 5 ही तो होते हैं, जी सर 5 ही होते हैं। तो मैंने कहा भाई तू सुन ले मेरी बात को, सुन ले 1 2 3 4 5, 5 हो गए। हाँ सर, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, s में कितने होते हैं भाई, s में होते हैं एक ही ऑर्बिटल। तो इसके पास क्या था 3d था और 4s, 4s में तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। 3d में कितने हैं, 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन को भरो, 2 3 4 5, एक साथ 2-2 करके मत भरना, पहले एक एक को भरते हैं फिर उल्टा करते हैं। और जब हम इधर से 5 इलेक्ट्रॉन है कितने 6, तो अब एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भर देंगे। अब सुनना, वो जो मैंने बताया है ना, अब तुम्हें काम की चीज आएगी। अब देखो बेटा इस कंपाउंड के अंदर आयरन 2+ था, इसको अप्रोच कौन कर रहा है, इसको अप्रोच कर रहा है एक लिगेंड, इसका नाम क्या है, इसका नाम है CN, साइनाइड। अब बेटा ये जो है ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये कैसा लिगेंड है बेटा, ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो अगर ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये क्या कराता है, ये पेयरिंग कराता है। पेयरिंग किसमें कराएगा, पेयरिंग कराता है इलेक्ट्रॉन की। क्या करेगा सर, तुम देखो बेटा डी के अंदर एक ही ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग है, इसमें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन अकेले पड़े हैं। तो जैसे ही CN आता है अप्रोच करता है, ये खटाक से क्या करा देता है, ये जो इलेक्ट्रॉन अकेले पड़े हैं ना इनकी पेयरिंग करा देता है। पेयरिंग कैसे कराता है, इस वाले को यहां भेज देगा, इस वाले को यहां भेज देगा। तो अब ये कैसे हो जाएंगे, अब ये ऐसे हो जाएंगे ना, कैसे हो जाएंगे, अब ये हो जाएंगे ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5, हाँ ये तो ऐसे रहेगा। अब ये वाला अकेले था, ये वाला भी, ये वाला इधर आ गया तो एक ऐसे हो जाएगा, ये था। अब देखो अब इसके पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, तो क्या 2 ऑर्बिटल खाली हो गया, हाँ सर 2 ऑर्बिटल खाली हो गया। और इसके 3d के बाद क्या है 4s, 4s भी पूरी तरीके से खाली पड़ा है। और बेटा 4s के बाद जानते हो क्या होता है, 4s के बाद होता है 4p, क्या होता है 4p। और p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, p के अंदर होते हैं 3 ऑर्बिटल। और 4p के बाद में होता है 4d, 4p के बाद में क्या होता है बेटा, 4p के बाद में होता है 4s होता है, फिर होता है 4p 1 2 3, फिर होता है 4d, फिर कितने होते हैं, फिर होते हैं 4d। चलो इसको थोड़ा छोटा करते हैं, 4s, और उसके बाद होता है 4p, और 4p के बाद होता है 4d। अब ये सब बातें भी आप सीख जाओगे। d में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, तो 1 2 3 4 5, ये होता है 4d। मतलब क्या होता है, ये होता है 3d 4s 4p 4d, इतना ही आपको याद रखना है। 3d के बाद 4s आता है, 4s के बाद 4p आता है, 4p के बाद 4d आता है। तो Fe2+ के अंदर ये 4s वाला खाली होता है, और जब ये CN आता है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देता है। अब ये 2 ऑर्बिटल क्या है, खाली है। अब बेटा जब ये CN आएगा तो कितने CN आ रहे हैं, इसमें 6 CN आ रहे हैं ना। FeCN6 में CN कितने हैं, CN तो 6 है, तो जितने CN है
6 Cn माइनस है ना, तो इनको 6 ऑर्बिटल चाहिए। जितने Cn माइनस है, जितने लिगेंड है, उनको उतने ऑर्बिटल चाहिए। अब इनको अगर 6 ऑर्बिटल चाहिए तो ये किसको किसको यूज करेंगे भाई? डी के पास तो 2 खाली है ना, 3D के पास दो ऑर्बिटल खाली है ना, तो डी का 2 ऑर्बिटल यूज करेंगे। एक 2 ऑर्बिटल ही इसका यूज करेंगे डी का, तो डी का जब 2 ऑर्बिटल यूज करेंगे तो हम कहेंगे D2, मतलब 2 Cn इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को दे देंगे। अच्छा, एक Cn s में कितने ऑर्बिटल होते हैं? s में तो एक ही होते हैं, तो एक Cn s में ऑर्बिटल दे देंगे, एक Cn s में इलेक्ट्रॉन को दे देंगे। हाँ, और अब कितने हो गए? 2 Cn इसमें आ गए, एक Cn इसमें आ गए, 3 हो गए, और बचे 3 Cn। 3 Cn कहां चले जाएंगे? 4p में जाएंगे। और p के कितने ऑर्बिटल लेंगे? p के 3 ऑर्बिटल लेंगे, तो D2sp3। ये इसका क्या हो जाएगा? ये इसका हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान से सुनो, फिर से सुनो, 6 Cn है ना? हाँ सर, 6 Cn है। तो 6 Cn है, तो जैसा Cn आएगा पहले तो पेयरिंग करा देगा। इसकी पेयरिंग हो रखी थी, तो ये क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को यहां भेज देगा, इसके इलेक्ट्रॉन को यहां भेज देगा, इससे 2 d ऑर्बिटल खाली हो जाएगा। अब हमारे पास क्या क्या बचा है? हमारे पास 2 d खाली है, फिर 4s तो पूरा खाली है, 4p और 4d खाली है, 6 Cn है हमारे पास। तो अगर 6 Cn है तो 2 ऑर्बिटल d का यूज कर लेंगे, एक 4s का कर लेंगे, 3 4p का कर लेंगे। तो d का 2 यूज किए तो D2, एक s का यूज किए तो s, p का कितने यूज किए? 3, तो इसका हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन D2 4sp3। ये हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे बताते हैं, सिंपल है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हमारी बात तो बेटा बहुत ध्यान से सुनो। एक चीज ये समझो कि इसमें 3D जो होता है, ये होता है इनर ऑर्बिटल। क्या होता है? इनर डी ऑर्बिटल इसको बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इनर डी ऑर्बिटल। और जो 4D होता है, इसको हम लोग कहते हैं आउटर डी ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? आउटर डी ऑर्बिटल। तो एक बात बताओ, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी आई है? इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी आई है? D2sp3। अब इलेक्ट्रॉन किस में भरे हैं? 3D में भरे हैं, 4s में भरे हैं, 4p में भरे हैं। तो आप एक बात समझो, अगर मैं आपसे पूछूं क्या D में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? आप कहोगे नहीं, क्योंकि Cn जब आएगा तो Cn माइनस जब आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें दे देगा, 2 इसमें दे देगा। भाई Cn माइनस, 6 Cn माइनस आ रहे हैं, माइनस मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, माइनस मतलब लोन पेयर, तो इसमें भी देगा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी देगा, है ना। और जो 3 Cn है वो अपना 3 इसमें दे देंगे। तो तुम बताओ, क्या D में कोई हमारे पास खाली, D में कोई क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम कहेंगे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं बेटा, तो उसको हम कहते हैं कि इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा वो होगा डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और किस ऑर्बिटल को यूज किए हैं? ये यूज किए हैं इनर डी ऑर्बिटल को। 4D को थोड़ी यूज किए हैं, ये 3D को यूज किए हैं, तो इनर डी ऑर्बिटल को यूज किए हैं। और अगर हम बात करें तो इनकी जो, अब याद रखना, जो इनर डी ऑर्बिटल को यूज कर देते हैं, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उनकी स्पिन बहुत लो होती है। उनकी स्पिन क्या होती है? लो। स्पिन का मतलब क्या होता है? भाई देखो, जब एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो भाई एक इलेक्ट्रॉन की वजह से स्पिन होती है +1/2 और दूसरी की वजह से होती है -1/2, तो ये मिलकर के 0 हो जाता है। लेकिन अगर एक ही ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन रहते, मान लो P है, P के अंदर अकेले 3 इलेक्ट्रॉन है, सब अनपेयर्ड है, तो एक की स्पिन +1/2, दूसरे की भी +1/2, तीसरे की भी +1/2। पर अगर 2 होंगे तो +1/2 -1/2 सब कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे। तो जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो उनकी स्पिन क्या होती है? लो होती है। बस इतनी सी बात आपको समझनी थी। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड गया तो पेयरिंग करा दिया। अब हम लोग बात करते हैं इसकी। तो ये तो हमने सीख लिया, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई D2sp3, ठीक है। और ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि 6 Cn है। बोलो क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं K3FeCl6 की। क्या मैं इसको तोड़ूंगा तो ऐसे तोड़ूंगा, 3K+ और FeCl6 कितने थे यहाँ पे? 3, यहाँ पे 3 लगा है ना, तो इस पे चार्ज कितना आएगा? इस पे चार्ज आएगा 3-। तुम सीधा ऐसे तोड़ लिया करो, जो यहाँ पे लिखा हो उतना ही इधर चार्ज आ जाएगा, तो 3- का चार्ज आ गया। अब यहाँ पे सबसे पहले आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए उसको x बोलेंगे। x -1 कितने हैं? 6 हैं, इक्वल टू -3, तो बेटा हो जाएगा x -6, ये कितना हो जाएगा? x -6 इक्वल टू -3, ये x6 उधर जाएगा बेटा, तो हो जाएगा 3x। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +3 आएगा। तो हमें पता लग गया कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। अब हमने क्या कहा कि FeCl6 3- है,
इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। देखो अब स्पीड आ गई, अब अपने अंदर क्या आ गई, स्पीड। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। आर्गन, आर्गन कितना होता है बेटा, 3d होता कितना था, 3d6 4s2। अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन को दे दिया, तो जब 3 इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो हो जाएगा, ये आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो हम लिख रहे हैं। अब Fe3+ होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन को दिया होगा, कैसे दिया होगा, पहले तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन को दिया होगा क्योंकि आउटर है, तो 4s से दे दिया होगा तो 4s में 0 हो गया होगा, और एक d से दिया होगा तो 3d5 हो गया होगा। बोलो हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। अब हम कह रहे हैं कि एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनो, Fe3+ की बात करें, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s0, मतलब d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा 3d है, क्या है 3d, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। चलो अब मैं ऑर्बिटल को ना ऐसे डैश डैश करके बना दे रहा हूं, समझ जाना। एक ये ऑर्बिटल, 2 3 4 5, 3d है। 4s के पास एक ही ऑर्बिटल होता है, ठीक है, समझते हुए चलना। ये 3d हो गया, ये 4s हो गया, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हो गया 4p, p में कितने होते हैं, 3 होते हैं, और फिर होगा 4d, 1 2 3 4 5, d में 5 होते हैं। अच्छा d के अंदर, 3d के अंदर कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऐसे ऐसे भरे होंगे, 2 3 4 और 5। अच्छा 4s में कितने हैं, 4s में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब लिगेंड कौन है बेटा, लिगेंड है हमारा Cl, तो Cl जो है ये Cl- में आता है, ठीक है, Cl- के फॉर्म में आएगा। Cl जो होता है Cl- के फॉर्म में आएगा, इसको अप्रोच करेगा। अब बताओ जो Cl है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वीक लिगेंड है, तो बेटा ये तो वीक लिगेंड है ना, तो क्या ये पेयरिंग करा पाएगा, ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा। पेयरिंग मतलब कोई इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करा पाएगा ये, मतलब इसको यहां भेज दे, इसको यहां भेज दे, इसको यहां भेज दे, पेयरिंग कराने की औकात नहीं है। देखो पहले मैं इसको ऐसे बनाता था, लेकिन बेटा अब हमारे पास टाइम नहीं है ना, मैं ऑर्बिटल नहीं बना रहा हूं, मैं डैश 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 करके दिखा दे रहा हूं, ठीक है, समझते हुए चलना। हाँ तो मतलब ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा। अब जब पेयरिंग नहीं करा पाएगा और Cl कितने हैं बेटा, 6 Cl है, 6 Cl- है, तो एक Cl- को एक ऑर्बिटल चाहिए। अब ये पेयरिंग तो करा नहीं पाएगा, अब जब पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो d तो खाली ही नहीं है ना, d तो पूरी तरीके से भरा हुआ है, लेकिन एक Cl को एक ऑर्बिटल चाहिए, तो हम कहेंगे भाई d को तो ये नहीं यूज करेगा, 4s के पास एक ऑर्बिटल है, तो एक Cl 4s में अपना इलेक्ट्रॉन को दे देगा, ठीक है। अब कितने Cl बचे, अब बचे 5 Cl, तो 3 Cl जो होंगे वो हमारे 4p में आ जाएंगे, क्योंकि p के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो 3 और 1 4, और बचे हुए जो 2 Cl है वो कहां चले जाएंगे, 4d में चले जाएंगे, ठीक है। तो 6 के 6 Cl इस बार कहां गए, एक s में गया, p में 3 गया, और d में कितना गया, d में sp3, d में कितना गया, d में 2 गए, ठीक है। यानी कि एक Cl ने भाई इसका तो यूज नहीं कर पाए क्योंकि पेयरिंग नहीं करा पाए, तो d तो खाली ही नहीं है, तो एक s का यूज हुआ ऑर्बिटल, तो s1, p के कितने यूज हुए, 3 ऑर्बिटल, तो p3, d के यूज हुए कितने, 2, तो sp3d2। और बेटा इसका जो हमारा ज्योमेट्री होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, तो sp3d2 ये होगा ऑक्टाहेड्रल, क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। तो इसीलिए हम लोग तुम्हें पढ़ाते हैं कि कब पेयरिंग होगा कब पेयरिंग नहीं होगा, इसकी हेल्प से आप बता सकते हो। अब ये क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, ये आप करोगे और करके फिर हमें बताओगे, बहुत ही आसान चीजें हैं। अब जो हमने बीबीटी पढ़ा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा, इसकी क्या लिमिटेशन है भाई, लिमिटेशन की बात करें तो ये जो होती थी ये कलर को नहीं बता पाई। अच्छा ये जो हमने तुम्हें पढ़ाया है, ये जो तुम्हें पढ़ाया है sp3d2, अब इसके बारे में अगर हम बात करें, इसके बारे में बात करें, ये जो K3FeCl6 था, K3FeCl6 था, है ना, इसकी अगर मैं बात करूं, इसको हमने तोड़ा था जब, तो आया था FeCl6 और बेटा यहाँ पे आया 3-। अब सुनो मेरी बात, इसकी अगर हम बात करें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आई sp3d2। इसमें आप देखो, अगर इसके बारे में आप देखो तो इसमें 3d को हमने यूज नहीं किया है, लिगेंड ने 3d को यूज ही नहीं किया क्योंकि ये पेयरिंग नहीं करा पाया, तो d तो खाली ही नहीं था, किसको यूज किया, 4s को, 4p को, 4d को, यानी 3d इनर ऑर्बिटल को यूज नहीं किया, इसने किसको यूज किया, 4d को। 4d क्या होता है, आउटर ऑर्बिटल। तो बस बेटा यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे आउटर ऑर्बिटल को यूज किया है, किसको यूज किया है, आउटर ऑर्बिटल को यूज किया है। और बेटा d तो अनपेयर्ड है ना, d में तो पेयरिंग है ही नहीं, तो ये क्या है, अनपेयर्ड है, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं d में तो उसे हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक। तो ये क्या है बेटा, ये है पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और जो पैरामैग्नेटिक होती है उनकी हाई स्पिन होती है, क्योंकि अनपेयर्ड है ना सारे, तो इनकी स्पिन क्या हो जाएगी, इनकी स्पिन हाई हो जाएगी। बोलो क्लियर है। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन की, लिमिटेशन ऑफ बीबीटी। तो बीबीटी जो होती थी वो कलर के बारे में नहीं बता पाई, फिर
ये नहीं बता पाई कि क्यों कुछ लिगेंड स्ट्रांग होते हैं, क्यों कुछ वीक होते हैं, बता ही नहीं पाई। स्टेबिलिटी नहीं बता पाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। ये एग्जैक्ट रीजन ही नहीं बता पाई कि इनर ऑर्बिटल और आउटर डी ऑर्बिटल क्यों यूज करते हैं लिगेंड। ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, ये भी मैं समझाऊंगा। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल को यूज बताई थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बीबीटी जो थी वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स को भी नहीं एक्सप्लेन कर पाई बेटा। अब हम लोग बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, कि आखिर ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है। देखो, जो हमारे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब जो हमारे मेटल कॉम्प्लेक्स बनता है ना, जैसे मान लो ये बना, ठीक है, ये बना। अब बेटा ये जो मेटल कॉम्प्लेक्स है, इनकी बिहेवियर के बारे में, ये जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसका बिहेवियर क्या है ना, इसको बताती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो जब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को पढ़ते हैं तो हमें बिहेवियर पता लग पाता है। और आपने अभी पढ़ा बीबीटी जो था वो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल नहीं बता पाया। कभी कभी जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता था वो पेयरिंग करा करके इनर डी ऑर्बिटल को यूज कर लेता था, और वीक वाला नहीं कर पाता था। इसकी एग्जैक्ट रीजन क्या थी, अब यहां पे हमको समझ में आएगा। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वो थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ये हमको बताती है कि जो लिगेंड होता है जैसे कि H2O, NH3CN, ये किस तरीके से डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन, मतलब जो तुमने पढ़ा है कि है ना, कि कभी इनर डी ऑर्बिटल को यूज करते हैं, कभी आउटर डी ऑर्बिटल को कैसे यूज करते हैं, क्यों ऐसा होता है ना, ये सारी चीजों को एक्सप्लेन करती है। ये एक्सप्लेन करती है कि लिगेंड किस तरीके से डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, मेटल आयन के डी ऑर्बिटल को कैसे अफेक्ट करते हैं। अब सबसे हम लोग पहले पढ़ेंगे हम लोग ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ऑक्टाहेड्रल का मतलब समझते हो, जिसके पास 6 लिगेंड्स हो, ऐसा मेटल कॉम्प्लेक्स जिसके पास 6 लिगेंड हो। जैसे यहां पे देखो FeH2O का होल 6, यहां पे आयरन को 6 H2O के मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, तो इसके पास इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 6 है ना। तो मेटल आयन को 6 लिगेंड सराउंड कर रखे हैं, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 6 है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट, इसका नाम क्या होता है, CFT का नाम क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो बताती है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं यार इसको, है ना, क्योंकि मेरे में एक दिक्कत जानते हो क्या है, मैं बहुत डेप्थ में जाने की कोशिश करता हूं। तो आइए आपको मैं समझाता हूं क्या होता है। आपको पता है, अगर मैं बात करूं डी ऑर्बिटल की, तो आप समझना, ये जो डी ऑर्बिटल होता है बेटा, ये जो चीज बताने जा रहा हूं ये कॉन्सेप्ट है। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसमें इस चीजों का यूज आएगा। डी ऑर्बिटल जो होते हैं उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं डी के अंदर, सबको पता है ना, 1 2 3 4 5। अच्छा, जो 5 डी ऑर्बिटल होते हैं वैसे तो इनकी एनर्जी इक्वल होती है, इनका नामकरण होता है। एक को बोलते हैं DXY, एक को बोलते हैं DYZ, एक को बोलते हैं DXZ, एक को बोलते हैं DX2Y2 और एक को बोलते हैं DZ2। नाम नहीं याद करना है, कुल मिलाकर 5 ऑर्बिटल होते हैं, सबके अपने नाम होते हैं। अच्छा, इसमें तुम्हें याद क्या रखना है, तुम्हें यह याद रखना है कि जो डी होते हैं, इसके जो 5 ऑर्बिटल होते हैं, इसमें कुछ एक्सियल होते हैं और कुछ नॉन एक्सियल होते हैं। है सर, ऐसा भी होता है? हाँ, ये होता है बेटा। डी ऑर्बिटल के अंदर जो 5 ऑर्बिटल होते हैं उसमें कुछ तो एक्सियल होते हैं और कुछ जो होते हैं बेटा वो होते हैं नॉन एक्सियल। क्या होते हैं? नॉन एक्सियल। अब एक्सियल कौन होते हैं, नॉन एक्सियल कौन होते हैं, मैं आपको समझाता हूं। एक्सियल वो होते हैं कौन होते हैं सर, ये भी समझना जरूरी है। और नॉन एक्सियल कौन होते हैं, ये भी समझना जरूरी है। तो एक्सियल आपके होते हैं 2 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल जो होते हैं वो एक्सियल होते हैं, और बचे हुए जो 3 हैं वो क्या होते हैं, वो नॉन एक्सियल होते हैं। तो सर मतलब 5 ऑर्बिटल में से 2 ऑर्बिटल एक्सियल होगा। एक्सियल का मतलब क्या होता है, आपको मैं समझाऊं? पहले तो समझ लो कौन कौन एक्सियल होते हैं। एक होता है DX2Y2, एक होता है DZ2, ये एक्सियल होते हैं। अच्छा, DXY, DYZ और DXZ ये जो होते हैं नॉन एक्सियल होते हैं। अब एक्सियल नॉन एक्सियल का मतलब सोचते हो, ये जो डी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, इनका जो शेप होता है वो होता है डबल डंबल। कौन सा शेप होता है? डबल डंबल शेप होता है। एक डंबल ये बना है, इसके ऊपर एक डंबल वो बना है, डबल डंबल शेप। अब ये क्या होता है कि अगर मैं मान लो XY बनाऊं, X एक्सिस और Y एक्सिस बनाऊं, तो इसमें जो DX2 और Y2 होते हैं
इनके जो लोब्स हैं, ये जो है ना इसे बोलते हैं लोब्स, तो इनके जो लोब्स हैं वो एक्सिस पे लाई करते हैं, ये ऐसे लाई करते हैं ऑन द एक्सिस। तो जब लोब, ये जो लोब है ये एक्सिस पे होता है तो हम कहते हैं एक्सियल ऑर्बिटल। इससे हम लोग कह देंगे dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स और वाई के बीच में बना है ना, तो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसमें लोब क्या है, एक्सिस पे है। ऐसे ही बेटा होता है dz स्क्वायर, इसमें क्या होता है, जेड एक्सिस होती है, जेड एक्सिस होगी, जेड जेड होंगे, ठीक है। इसमें जो लोब होंगे वो जेड एक्सिस पे होंगे, है ना, एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा, कुल मिलाकर एक्सिस पे ही होते हैं, तो एक्सियल बोलते हैं। जबकि जो dx y होता है, इसमें क्या होता है, x और y बनाओ, x और y बनाओ, इसमें क्या होता है, जो लोब होते हैं इन बिटवीन एक्सिस होते हैं। जैसे dx y है तो x और y के बीच में बना दिया, ठीक है। dy z है तो y और z के बीच में बना दिया, y और z है तो y और z के बीच में बना दिया। इसमें जो लोब्स है तुम देखो इन बिटवीन एक्सिस है कि नहीं है, ये तो पढ़ाया था। अब ये सब इतनी चीजें याद नहीं रखनी है, बस इतना समझो, लोब्स इन बिटवीन एक्सिस होंगे तो नॉन एक्सियल, और अगर लोब्स ऑन द एक्सिस होंगे तो एक्सियल, बस इतनी सी बात है। तो कुछ एक्सियल होते हैं, कुछ नॉन एक्सियल होते हैं, बस इतनी चीज याद रखनी है यार मालिक है। चलो अब ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं T2G, जो नॉन एक्सियल होते हैं उनको हम लोग कहते हैं T2G। हाँ क्या बोलते हैं, T2G। और जो एक्सियल होते हैं उनको हम लोग कहते हैं EG, क्या बोलते हैं, EG। तो EG के अंदर दो आते हैं, कौन, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। और नॉन एक्सियल मतलब T2G के अंदर कौन आता है, dxy dyz और dxz। अब समझो, ये जो इतनी चीज तुमने पढ़ी है इसके बारे में मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं जो तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जो लिगेंड होते हैं ना, ये जो लिगेंड होते हैं, पहले तो जितने भी d ऑर्बिटल होते हैं, d के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, पहले तो बेटा पांचों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बराबर होती है, 2 2 4 1 5, पांचों ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो बराबर होती है, क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन जब कोई हमारे पास लिगेंड आता है, ठीक है, कोई लिगेंड आता है, जैसे मान लिया FeCN6, ये कंपाउंड है, इसमें कौन आएगा, साइनाइड आएगा। अब साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जैसे ही लिगेंड आता है तो ये जो हमारा d ऑर्बिटल है ना ये स्प्लिट कर जाता है। पहले कैसे था, dxz dxy dyz dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। अब जैसे ही बेटा लिगेंड आता है ये d ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाते हैं। स्प्लिट कैसे कर जाते हैं, पहले 3 अलग हो जाएंगे, ये क्या होंगे, ये 3 क्या होते हैं, dxz dxy dyz, ये होते हैं नॉन एक्सियल, ठीक है। नॉन एक्सियल को बोलते हैं T2G, क्या बोलते हैं, T2G। और एक होते हैं एक्सियल, एक्सियल को क्या बोलते हैं, EG, इसको क्या बोलते हैं, EG। तो ये दोनों अलग हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, आप जरा मेरी बात को समझते हुए चलना मालिक, समझते हुए चलना। हाँ तो होगा क्या, जैसे मान लो सपोज 2 ऑर्बिटल ऊपर आ गए इसमें से और 3 ऑर्बिटल नीचे आ गए, 5 ऑर्बिटल थे, इसमें 2 ऊपर चले गए और 3 नीचे चले गए। कैसे चले गए, जब लिगेंड इनको अप्रोच करता है, पहले तो ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होती है, बाद में क्या होता है, बाद में इनकी 2 ऑर्बिटल ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, और 3 ऑर्बिटल नीचे चले जाते हैं। अब तुम पूछोगे कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा, इसका मैं ट्रिक देता हूं। ट्रिक है OA। OA मतलब जब किसी की कोऑर्डिनेशन होगी ऑक्टाहेड्रल, मतलब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगी किसी की, तो ऑक्टाहेड्रल में जो EG होगा, O मतलब ऑक्टाहेड्रल, E मतलब EG, EG में कौन आते हैं, नॉन एक्सियल, सॉरी एक्सियल, EG में कौन आते हैं, एक्सियल। एक्सियल मतलब यार dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये होते हैं एक्सियल, इसे हम लोग कहते हैं EG। तो इसमें EG वाला ऊपर चला जाएगा और T2G वाला नीचे, मतलब OA मतलब ऑक्टाहेड्रल में EG वाला ऊपर जाएगा। EG कौन होता है, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, और क्या होता है बेटा, और होते हैं dz स्क्वायर। बोलो क्लियर है, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। अच्छा, और नॉन एक्सियल वाले जिसे हम बोलते हैं T2G, वो नीचे आ जाएंगे। इसमें कौन आएगा नीचे, नीचे आएंगे भाई हमारे dxy dyz, है ना, ये नीचे आ जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे नीचे आ जाएंगे। नीचे कौन कौन आएगा भाई, नीचे आएगा dxy, एक को बोल देंगे dyz और को बोल देंगे dxz। और ऊपर कौन जाएगा, ऊपर गया EG वाला, इसमें कौन है, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। जैसे मान लो हमारे पास FeCN6 था, मान लेते हैं ऐसा है कि 3
K3FeCN6 है, ऐसा है मान लो। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जब मैं इसको तोड़ूंगा तो ओवरऑल FeCN6 पे 3 माइनस आएगा, हाँ, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +3 आएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +3। +3 का मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हो जाएगा आर्गन 3d5 4s0। मतलब D के अंदर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन। अब जरा समझो, अरे यार आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यही होता है ना। अब आयरन 3+, तो 3 का आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 3d5 हो गया। D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है ना। अब D के बारे में ही बात कर रहे हैं हम, केवल D ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहे हैं। D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है तो पांचों ऐसे होंगे ना? हाँ सर ऐसे होंगे। अब यहाँ पे कौन आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है CN जो है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कुल मिलाकर ये क्या है? लिगेंड है। और जैसे ही d ऑर्बिटल को लिगेंड अप्रोच करता है, ये d ऑर्बिटल टूट जाता है, 2 ऊपर चले जाते हैं और 3 नीचे। जैसे ही d ऑर्बिटल, मतलब जैसे ही CN आया, इस d ऑर्बिटल को देखा, ये ऑर्बिटल स्प्लिट कर गया, स्प्लिटिंग हो गई d ऑर्बिटल की, 2 ऊपर 3 नीचे। ऊपर कौन गया? Eg गया, और नीचे कौन गया? T2G गया। ये कब होगा? इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल के केस में होगा, ठीक है, OA। और अगर टेट्राहेड्रल होता तो T2G ऊपर चला जाता, Eg नीचे आ जाता। बिल्कुल बोलो, क्लियर है? हाँ। अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना और समझने की कोशिश करना। अब भाई इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, तो Eg स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर होगा तो भाई देखो, T2G और Eg के बीच में जो गैप होता है इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा O। डेल्टा O मतलब डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इनके बीच में जो गैप होगा उसे बोलते हैं डेल्टा O। अब आप मेरी बात को ध्यान समझो, ऑक्टाहेड्रल है तो डेल्टा O बोलेंगे, टेट्राहेड्रल होता तो डेल्टा T बोलते। अब अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा ना, तो जो डेल्टा O होगा इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी पेयरिंग एनर्जी से। अभी ये समझाता हूं क्या होता है। कुल मिलाकर इतना याद रखना कि डेल्टा O अगर होगा तो इसकी एनर्जी ज्यादा होती है किससे? पेयरिंग से। कब? इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब तुम देखो यहाँ पे CN है ना, तो CN तो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो मतलब Eg काफी ऊपर होगा और T2G काफी नीचे होगा। इनके बीच का जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा होगा। किसके केस में? इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में ऐसा होगा, तो पहले तो हम भरेंगे इलेक्ट्रॉन को, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? पहले नीचे वाले में जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है। नीचे वाले की एनर्जी जो होती है वो कम होती है। इसकी एनर्जी जानते हो कितनी होती है? इसकी एनर्जी होती है -2/5। और इसकी एनर्जी कितनी होती है? इसकी एनर्जी होती है +3/5। इसको हम लोग कह सकते हैं 0.6 और इसको कह सकते हैं -0.4। तो स्टेबिलिटी के लिए नीचे इलेक्ट्रॉन जाएगा। एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो ये नीचे जाएगा पहले। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो नीचे चले गए। अब सवाल उठता है, डी के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं वो कहां जाएंगे? अब उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो यहां चले जाए, पर यहां नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा इनके बीच में जो गैप है बहुत ज्यादा है। तो डेल्टा O नॉट ज्यादा है। अब जब ये होता है ना, जब डेल्टा O नॉट ज्यादा होता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में होती है पेयरिंग। क्या होती है? पेयरिंग। तो जब डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा होगी तो क्या होगी? पेयरिंग। तो 2 इलेक्ट्रॉन वहां ना जाकर के यहीं रह जाएंगे, ठीक है। यही होता है चीज, यही बताती क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कि कब पेयरिंग होगी, कब नहीं होगी। कब होगी पेयरिंग? जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। याद है ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग करवाता है। क्यों करवाता है? क्योंकि बेटा इनके बीच में गैप इतना बढ़वा देता है ये कि मजबूरन जब ज्यादा दूरी है तो काहे ऊपर भेजेंगे, नीचे ही पेयरिंग करवा लेंगे। बोलो, क्लियर है? हाँ। लेकिन अगर अभी यही बात बदल जाती, यही बात हो जाती, Fe मान लो ऐसा होता, FeCl6 होता, FeCl6 होता, FeCl6 3- होता। अब क्या करते सर? तो इस केस में क्या होता? आयरन के पास 5 ऑर्बिटल थे, 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल थे। स्प्लिटिंग हुआ, 2 ऊपर जाएंगे। ऑक्टाहेड्रल है ना, तो ऑक्टाहेड्रल में Eg वाला ऊपर जाएगा। Eg मतलब dx² y² और dz², ये दोनों ऊपर जाएंगे। 6 है ना, ऑक्टाहेड्रल में OA से याद रखो, OA मतलब ऑक्टाहेड्रल में Eg ऊपर रहेगा, ठीक है। तो dx² y² ऊपर रहेगा और dz² ऊपर रहेगा। और नीचे कौन आएगा? नीचे आएंगे भाई आपके पास 3। कौन कौन आएगा भाई? इसमें नीचे आएगा dxy, dyz और dxz। अब आप मेरी बात को सुनो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? Fe के पास यहां भी उतने होंगे, 5 ही होंगे। कितने होंगे? 5 होंगे। पर Cl क्या है? Cl एक वीक लिगेंड है। तो जब ये वीक लिगेंड है तो इसमें Eg में और T2G में बहुत ज्यादा गैप नहीं हो करा पाएगा। यानी यहाँ पे डेल्टा O की वैल्यू जो रहेगी वो लेस देन रहेगी
पेयरिंग एनर्जी के। तो इससे क्या होगा, इससे भाई पेयरिंग नहीं होगा, डेल्टा ओ बहुत छोटा है तो 3 इलेक्ट्रॉन तो भरेंगे ऐसे, पर क्योंकि गैप बहुत कम है तो बेटा इस केस में क्या होगा, इस केस में जब गैप कम है और ये वीक लिगेंड है तो वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं करा पाएगा, तो ये जो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहां चले जाएंगे। ये हमको बताती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कि क्यों पेयरिंग होती है क्यों नहीं होती, क्योंकि इस केस में जो पेयरिंग एनर्जी वो ज्यादा है और डेल्टा ऑक्टाहेड्रल क्या है, कम है, तो इस केस में पेयरिंग नहीं होगी, नो पेयरिंग। समझ में आया कब पेयरिंग होगा कब नहीं होगा। तो ये बात भी आपको लर्न करके रखनी है मेरे भाई, ये चीजें आपको याद रखनी है। सेम चीज होता है टेट्राहेड्रल में, टेट्राहेड्रल में क्या होता है, T2G ऊपर हो जाएगा, EG नीचे हो जाएगा, ये तुम्हें याद रखना है, जो पढ़ाया है वो याद रखना है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में डेल्टा ओ नॉट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है पेयरिंग एनर्जी से, तो इससे पेयरिंग होती है। जब डेल्टा गैप बढ़ जाएगा तो पेयरिंग होगी। जैसे देखो यहां पे गैप बढ़ गया तो यहां पे क्या हुई, पेयरिंग हुई। बच्चों को समझ कम आता है, वो यहां से कंफ्यूज हो जाते हैं, पर याद रखना डेल्टा ओ नॉट की वैल्यू ज्यादा है तो पेयरिंग होगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। वीक लिगेंड के केस में डेल्टा ओ नॉट की वैल्यू कम रहती है तो इसमें पेयरिंग नहीं होती है। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे होता है तो इसमें नो पेयरिंग, यही काम होता है इसका। बोलो क्लियर है। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के बीच में मैं आपको एक क्लियर डिफरेंस बता देता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा था जिनके पास जैसे कार्बन और नाइट्रोजन वाले, देखो कार्बन और नाइट्रोजन वाले, इनको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो अगर मैं एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाऊं तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में कार्बन नाइट्रोजन वाले आएंगे। उसके बाद ये सब क्या है, देखो हेलोजन वाले सबसे पीछे हैं। ये मैंने आपको समझा दिया, चाहो तो लर्न कर लो, कोई जरूरत नहीं है, आप देख के बता सकते हो, लिखने को लिखवा दिया। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन के बारे में। देखो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, कि ये जो स्प्लिटिंग हुआ डी ऑर्बिटल का ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। पहला तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, भाई स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग होगी ज्यादा, है ना, खूब ज्यादा स्प्लिटिंग हो जाएगी। वीक होगा तो कम होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करता है भाई, जितना स्मॉलर मेटल आयन होगा, जितना छोटा मेटल आयन होगा, जानते हो जब छोटा मेटल आयन होता है तो उससे लिगेंड्स बहुत पास आ जाते हैं, और जब लिगेंड बहुत पास आते हैं तो अच्छे से इंटरेक्शन होता है और ज्यादा स्प्लिटिंग होती है। अगर मेटल आयन की साइज ज्यादा है, जैसे मान लो Fe है, Fe 3D सीरीज का है तो इसकी स्प्लिटिंग कम हुई। अभी वहीं कोई 5D सीरीज का होता ना, 3D 4D 5D सीरीज का, तो 5D वाले की स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होती है, फिर 4D फिर 3D। क्यों, क्योंकि स्प्लिटिंग इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, क्योंकि हैवियर मेटल जो होते हैं उनके पास ज्यादा ऑर्बिटल होते हैं, है ना, लार्ज ऑर्बिटल, बड़े ऑर्बिटल होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। अब बात करें ज्योमेट्री और कॉम्प्लेक्स की, तो ज्योमेट्री और कॉम्प्लेक्स तो मैंने आपको बता ही दिया भाई, ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स तो मैंने आपको बता ही दिया, सिंपल है। क्या बता दिया, ऑक्टाहेड्रल वाला बता दिया, ऑक्टाहेड्रल वाला बता दिया। ऑक्टाहेड्रल में आपका हो सकता है sp3d2 और एक हो सकता है d2sp3। इसमें क्या होगा, ये जो होगा इसको भी ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे, ये जो होगा इसको भी ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे। ये सब मैंने आपको समझा दिया। और ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म। किस में आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो पर उनका 3D अरेंजमेंट, या मैं यूं कह लूं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग हो। बहुत लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग हो, पर मैं कहूंगा आप ऐसे याद रखो, आइसोमेरिज्म का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है पर उनका 3D अरेंजमेंट अलग है, उन्हें बोलते हैं आइसोमर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, और क्या हो भाई, ये तो सेम हो पर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो भाई देखो ये जो हमारा आइसोमेरिज्म है ना, आइसोमेरिज्म में 2 तरीके के आइसोमेरिज्म पढ़ने होते हैं हमें इस चैप्टर में। 2 तरीके के आइसोमेरिज्म, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, और एक आपका होता है बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। इसमें क्या रहेगा, इसमें भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी काफी हद तक सेम रहेगा, पर डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा 3D अरेंजमेंट। जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, उनकी 3D अरेंजमेंट क्या होगी, डिफरेंट होगी।
ठीक है, तो ये बातें आपको पढ़नी है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होता है। जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है भाई, जल्दी से देखते, बहुत ही आसान है। This type occurs when there is an exchange between ligand inside the coordination sphere and ion outside it। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाऊं। जैसे मान लो हमारे पास ये कंपाउंड था, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था। अब मैंने क्या किया, मैंने जो हमारे पास बाहर काउंटर आयन था उसको इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर भेज दिया, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो लिगेंड था उसको बाहर भेज दिया। मतलब अगर हम ऐसा करेंगे, SO4 अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, CO NH3 का 5 SO4, और Br बाहर आएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में आयोनाइजेशन आइसोमर है। क्यों आयोनाइजेशन आइसोमर कब होता है, जब एक्सचेंज होता है किसके किसके बीच में, लिगेंड जो अंदर है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो आयन है, इनके बीच में जब एक्सचेंज होगा तो होगा आयोनाइजेशन आइसोमर्स। फिर हम पढ़ते हैं लिंकेज आइसोमर्स। लिंकेज आइसोमर्स कब होता है, जब हमारे पास एम्बिडेंटेट लिगेंड होता है। एम्बिडेंटेट मतलब जिसके पास दो दो डोनर एटम है पर यूज केवल कोई एक ही कर रहा है, उसे बोलते हैं एम्बिडेंटेट लिगेंड, है ना। और ये क्या करता है, दो दो एटम से कोऑर्डिनेट कर सकता है, इसे बोलते हैं एम्बिडेंटेट लिगेंड। जैसे मान लो NO2 है, तो NO2 जो है वो नाइट्रोजन से भी कोऑर्डिनेट कर सकता है, इससे भी रिलेशनशिप बना सकता है, और ये ऑक्सीजन से भी बना सकता है, तो दोनों से बना सकता है। तो NO2 जो है वो एक एम्बिडेंटेट लिगेंड है। तो जब एम्बिडेंटेट लिगेंड आ जाता है तो वहां पे होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। जहां भी तुम देखो एम्बिडेंटेट देखो ना, तुरंत बोल दो लिंकेज आइसोमेरिज्म। बस याद रखना इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। आप देख लो, यहाँ पे NO2 था और यहाँ पे ONO हो गया, ऑक्सीजन से भी तो कर सकता है ना। तो एम्बिडेंटेट लिगेंड है। बोलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम करते हैं हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट का मतलब क्या होता है बेटा, हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर। इसको मैं एग्जांपल समझा चाहता हूं। ये कब होता है ना। हाँ, इसको थोड़ा अच्छे समझते हैं। ये तब होता है जब बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के दिस अकर्स व्हेन वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये तभी होगा जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर क्या हो, वाटर प्रेजेंट हो, तभी होगा। जैसे मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे आप एक इसको देखो और एक इसको देखो, ए वाले को देखो, बी वाले को देखो। आप इस कंपाउंड को देखो, CrH2O का होल 5 Cl Cl2, और ये क्या है डॉट H2। अब यहाँ पे क्या है, दूसरा वाला जो कंपाउंड है CrH2O का होल 4 Cl2Cl, और यहाँ पे डॉट 2H2। मतलब इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। हाइड्रेट को हम लोग कहते हैं सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। ये कब होगा, अब बेटा होगा क्या, अगर ये जो वाटर है, अगर ये जो वाटर है, ध्यान से सुनो, पहले CrH2O6 में सारे वाटर मॉलिक्यूल अंदर थे। अब हमने क्या किया, एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल लिया और एक क्लोरीन को अंदर भेज दिया। तो जब हमने ऐसा किया तो ये बन गया भाई, एक H2O को बाहर निकाल दिया और एक क्लोरीन को अंदर भेज दिया, तो क्या बन गया, CrH2O का होल 5 Cl Cl2.H2। अब हमने क्या किया, हमने फिर क्या किया, हमने 2 Cl को अंदर भेज दिया। दूसरे केस में हमने क्या किया, 2 Cl को अंदर भेज दिया और एक H2O को बाहर भेज दिया। ध्यान से सुनो, मैं फिर से जो बोलना चाहता हूं, सुनो मैं क्या बोलना चाहता हूं। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म तब होता है जब वाटर होता है। अब क्या हुआ, हमारे पास 6 वाटर था। पहले केस में हमने क्या किया, एक वाटर को बाहर भेज दिया, और जब एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर भेजा तो एक Cl माइनस को अंदर ले लिया, तो हमारा ये वाला बन गया। फिर हमने क्या किया, हमने 2 Cl को अंदर भेज दिया। सेकंड केस में हमने क्या किया, 2 Cl को अंदर भेज दिया। अब जब 2 Cl को अंदर भेजेंगे तो 2 वाटर को बाहर भेजेंगे। भाई जब पहले केस में हमने 1 Cl को अंदर भेजा तो 1 Cl को अंदर भेजा तो 1 वाटर बाहर निकाला। दूसरे केस में हमने 2 Cl को अंदर भेजा तो 2 वाटर बाहर निकाला, तो इससे हमारा ये बन गया, बी वाला बन गया। अब बेटा इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, पर वाटर की मॉलिक्यूल अंदर, इसमें एक ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर है, इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर है, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग है। इसे हम लोग कहते हैं सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। अब जैसे तुम्हारे पास CrH2O होल 6 Cl3 था, अब तुम एक काम करो, एक ऐसा बना लो, एक Cl अंदर भेज दो, एक H2O बाहर भेज दो, एक ये बन जाएगा। एक बार क्या करो, एक बार 2 Cl अंदर भेज दो, 2 H2O बाहर भेज दो, तुम्हारे दोनों बन जाएंगे हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमर्स। आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बहुत आसान है। ये तब होता है जब केटायन एनायन आर कॉम्प्लेक्स एंड लिगेंड इंटरचेंज बिटवीन देम। जैसे मान लो हमारे पास ये था CONH3 का होल 6 CrCN6। अब ये हमारा लिगेंड है,
ये भी हमारा लिगेंड है। अगर इसका लिगेंड इसके पास आ जाए और इसका लिगेंड इसके पास चला जाए, लिगेंड का एक्सचेंज हो जाए, तो जब लिगेंड का एक्सचेंज हो जाएगा तो भाई क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा COCN6, एक तो बन जाएगा COCN6 और एक क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा Cr के पास क्या आ जाएगा, Cr के पास NH3 आ जाएगा, तो CrNH3 बन जाएगा और COCN6 बन जाएगा। अब इसमें लिगेंड इंटरचेंज कर रहे हैं तो इसमें हम लोग क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे भाई, सिंपल सी चीज है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हो, दिस अकर व्हेन बोथ द केटायन आयंस आर कॉम्प्लेक्स आयन आर लिगेंड इंटरचेंज बिटवीन देम, है ना, वही हुआ, ये यहां चला गया इसके पास और ये वाला यहां आ गया, ये हुआ और हमारा क्या बन गया, इंटरचेंज हो गया लिगेंड का, और लिगेंड का इंटरचेंज हो गया, द लिगेंड्स आर एक्सचेंज बिटवीन द टू मेटल आयंस, यही हुआ। अब फिर बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, ऐसा आइसोमेरिज्म होता है जिसमें मॉलिक्यूल की 3D अरेंजमेंट अलग होती है। इसमें बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम रहेगा, है सर, हाँ, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम रहेगा काफी हद तक, है ना, और 3D अरेंजमेंट क्या रहेगी इनकी, अलग अलग रहेगी। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में सबसे फेमस होता है सिस और ट्रांस। जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे यहाँ पे प्लेटिनम है, अब प्लेटिनम से दो NH3 जुड़े हैं। अब अगर ये दोनों NH3 सेम साइड से जुड़े हैं, ठीक है, दोनों NH3 सेम साइड से जुड़े हैं और ये जो दोनों Cl भी जुड़े हैं, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है दोनों लिगेंड है ना, तो दो NH3 ऐसे जुड़े हो सकते हैं और दो Cl हो सकता है ऐसे जुड़े हों। अब बेटा अगर ऐसा होगा, ये दोनों एक ही साइड होंगे, है ना, ये दोनों एक ही साइड होंगे, ऊपर नीचे होंगे, दोनों एक ही साइड होंगे, देखो दोनों सिस्टर, दोनों बहनें एक साथ हैं, तो इसे कहेंगे सिस। सिस मतलब सिस्टर है ना, दोनों एक साथ हैं, दोनों एक साथ हैं। और ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ऐसे हो, एक यहाँ पे हो हमारा NH2, यहाँ पे हो हमारे पास हो Cl, यहाँ पे हो NH2, यहाँ पे हो Cl। अब क्या है बेटा, अब यहाँ पे NH2 के सामने NH2 नहीं है, NH2 के सामने NH2 नहीं है, हाँ, NH2 के सामने Cl आ गया, तो इसे बोलेंगे ट्रांस। अब हम लोग बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन से कंपाउंड शो करते हैं भाई, ये आपने बचपन से पढ़ा होगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कब होता है, जब किसी पॉइंट सोर्स से कोई लाइट निकलती है अलग अलग डायरेक्शन में और इसको हम लोग पोलराइजर से पास करते हैं बेटा, तो या तो वो उस लाइट को लेफ्ट साइड में मोड़ देती है, पोलराइजर का काम होता है, या तो वो राइट साइड में मोड़ देती है। अब अगर ये किसी प्लेन पोलराइज लाइट को कोई कंपाउंड लेफ्ट साइड में मोड़ देगा तो उसे बोलेंगे लीवो रोटेटरी, और अगर राइट साइड मोड़ेगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। L फॉर लेफ्ट, L फॉर लीवो, तो इसे बोलते हैं लीवो, इसे बोलते हैं डेक्स्ट्रो। और अगर कोई ऐसा कंपाउंड कर रहा है तो उसे बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये शो करेगा, यानी उसके अंदर ऑप्टिकलिटी है। ऑप्टिकल मतलब लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट को इधर उधर मोड़ना, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ क्या मतलब होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। इसमें भी बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। अब ऑप्टिकल वर्ड लाइट से आता है, इसको मैं समझाता हूं कैसे। जैसे मान लो हमारे पास है ये C3H5O3 का होल 3, इसको ऐसे बना सकते हैं COOH और एक होगा COH, ये होगा CH3 और एक होगा हमारे पास, एक क्या होगा, एक होगा हमारे पास H, ऐसे, हाँ सर ये ऐसे। अच्छा, एक इसको ऐसे भी बना सकते हैं, OH को इस तरफ कर दे, OH को हम लोग इस तरफ कर दें, क्या कर देंगे, OH को इस तरफ कर दिए, इस तरफ, और हाइड्रोजन को इस तरफ कर दिए, बाकी सब सेम है। हमने इसमें बदलाव क्या किया है, हमने इसमें बदलाव किया OH की पोजीशन में, पहले ये इस तरफ था, अब हमने इसको इस तरफ कर दिया। इन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, पर इसमें OH इस तरफ है, इसमें OH इस तरफ है। अब इन दोनों को अगर मैं सुपर इंपोज करूं, एक के ऊपर एक रखूं, तो बेटा ये OH और ये OH जब इस पे रखूंगा ना, तो एक OH इस तरफ आएगा, एक OH इस तरफ आएगा, तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज सुपर इंपोज नहीं हो पाएंगी। सुपर इंपोज मतलब एक दूसरे पे मिल नहीं पाएंगे। जैसे ये मेरा थंब, ये हमारा हाथ है, अगर इन दोनों को मैं रखूं तो ये दोनों अंगूठा जो है ना, इसकी वजह से दोनों सुपर इंपोज नहीं हो पा रहे हैं, ये अंगूठा बाहर निकल जा रहा है। तो ऐसे ही, क्योंकि एक OH इस तरफ है, एक OH इस तरफ है, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखूंगा तो सुपर इंपोज नहीं होंगे, तो ये बेटा नॉन सुपर इंपोजेबल है। और नॉन सुपर इंपोजेबल वाले बेटा ऑप्टिकलिटी शो करते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करे, नॉन सुपर इंपोजेबल, सुपर इंपोजिबल, इंपोजिबल, ठीक है। तो A और B आपस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, ठीक है। ये कब होते हैं, जब कायरल कार्बन होता है। कायरल कार्बन तो समझते हो, कार्बन से अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है। कार्बन से क्या हो, अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट हो। यहाँ पे मैं
इसको हटा देता हूँ, ऑक्सीजन को हटा देता हूँ, समझो, माफ करना ऑक्सीजन गलती से बना दिया, ये ऐसे होता है, यहाँ पे कार्बन होगा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दिया हूँ, इसको इग्नोर करते हैं, ये एक एग्जांपल दिया है, उसको जरा समझना, ये ऐसे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, कायरल कार्बन है, कितने कार्बन है? कायरल कार्बन कब होते हैं? जब किसी कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े होते हैं तो उसको बोलते हैं कायरल कार्बन, है ना। तो देखो एक H जुड़ा है, एक COH जुड़ा है, एक OH जुड़ा है, एक CH3 जुड़ा है, तो ये कायरल कार्बन है। और जहां भी कायरल कार्बन होगा वो नॉन सुपर इंपोजेबल होंगे, तो ये शो करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कैसा आइसोमेरिज्म? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सम कॉम्प्लेक्सेस एग्जिस्ट एज मिरर इमेज ऑफ ईच अदर लाइक लेफ्ट एंड राइट हैंड, दीज आइसोमेरिज्म कैन नॉट बी सुपर इम्पोज, इनको सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। दे कैन रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, है ना, इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहो, मेहनत करके आगे बढ़ते रहो, और याद रखना घबराना मत, कभी घबराना मत, और किसी से खुद को कंपेयर मत करना। देखो बेटा, हर इंसान की परिस्थिति अलग अलग होती है, हर इंसान की परिस्थिति अलग अलग होती है। तुम अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। तुम्हारी क्षमताएं और दूसरे व्यक्ति की क्षमताएं बिल्कुल अलग अलग है। तुम्हारी जो एबिलिटी है, दूसरे व्यक्ति की जो एबिलिटी बिल्कुल अलग है। तुम्हारी मेंटल कैपेसिटी, दूसरे व्यक्ति की मेंटल कैपेसिटी बिल्कुल अलग है। तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन दूसरे व्यक्ति से काफी अलग है। कभी हमें किसी दूसरे से कंपेयर ही नहीं करना चाहिए। हमारे लाइफ में जो चल रहा है वो हम ही तो जानते हैं। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आप किस माहौल से होकर के गुजर रहे हो, आपके घर में क्या दिक्कत है ना, तो आपकी मेंटल एबिलिटी कितनी है, इस पे डिपेंड करेगा ना। तो आप किसी से खुद को कंपेयर मत करो। इसी के साथ आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।